Mohsin, listen up now. I'm going over flowcharts, going through flowcharts once again. Okay, so we began from like symbols for flowcharts. So these symbols are defined for flowcharts and these are universal. If somebody ever asks you to draw a flowchart for an algorithm, you're always gonna go with these symbols. The pill or oval symbol is used to start or end. The rectangle is used for process. Process means addition, multiplication, division, or subtraction. Or if you want to assign some value to some variable, like if somebody says A is equal to B, so that is a part of your process that's going to be inside your rectangle. Next up, I have decision. So decision, for example, if else statements. So if you have to make a decision between two possibilities, if this, else that, so those are always going to be inside your diamond shape. So yeah, next up, input output. So that's very easy. If you're taking input in something, or if you're giving output of something, if you're printing something on the screen, or if you're taking input in some variable, that is going to be put inside your parallelogram shape. And lastly, the flow symbol is going to tell you how the flow chart is moving forward and which step to go to next. The arrowhead is going to be the next step, and it's going to be joined with the previous step from the back. So moving on to, yep, this is the first flowchart which I drew. It was for to check if a number is even or odd. So use the start one, then we moved forward to take input. I took input inside a parallelogram. Then I checked if num1 mod of 2 is equal to 0, which is what we do for checking if a number is even or odd. तो किसी भी नंबर का अगर 2 से मॉड ले लें और हमारे पास आंसर 0 आ जाए, इसका मतलब है कि वो नंबर हमेशा इवन होता है. तो डिसीजन ये लिया कि इफ num1 mod of 2 इक्वल टू 0 है, अगर है तो हम कहेंगे प्रिंट नंबर इज इवन, यानी कि हमारा नंबर जो है वो इवन है. तो इसके लिए हमने एक एरो हेड लगाया, यस. अदरवाइज जो है एल्स में हमारे पास आता है नो, प्रिंट नंबर इज ऑड. तो अगर हमारे पास नंबर इवन नहीं है तो हमारे पास ऑड ये दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, और ये प्रिंट करने के बाद हमने जो है अपना एल्गोरिथम एंड कर दिया. एक और हमने फ्लोचार्ट जो था वो ड्रॉ किया था ये देखने के लिए कि हमारे पास जो है ग्रेड क्या बनता है. इनपुट 4 किए थे हमने सब्जेक्ट, हमने चेक करना कि ग्रेड बनता है बी या बनता है डी. तो हमने स्टार्ट किया, उसके बाद हमने अपने 4 सब्जेक्ट्स के अंदर इनपुट ले लिए मार्क्स. लेट से कैलकुलस में थे 40, एपी में थे 30, पीएफ में लेट से 70, इस्लामियात में 80. तो हमने ये मार्क्स ले लिए, फिर हमने उन मार्क्स का टोटल कर लिया. तो टोटल में क्या था, हमारे पास एडिशन हो रही है, कैल प्लस एपी प्लस पीएफ प्लस इस्लामियात, एक प्रोसेस बन गया. तो हमने इसको अपने रेक्टेंगल में डाल दिया. सेकेंडली एवरेज में हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास डिविजन हो रही है, तो वो भी हमारा प्रोसेस है, उसको भी हमने रेक्टेंगल में डाल दिया. देन वी टुक अ डिसीजन, क्या हमारे पास जो एवरेज आ रही है वो 60 से बड़ी है. अगर तो एवरेज 60 से बड़ी है तो हमारे पास यस कंडीशन रन होगी, जिसमें हमारे पास आएगा योर ग्रेड इज बी, और फिर हम आराम से अपने प्रोग्राम को एंड कर देंगे. अदरवाइज अगर हमारे पास एवरेज 60 से छोटी आ रही है, इसका मतलब है कि हमने नो कंडीशन में जाना है, हमारा ग्रेड बनेगा इस सिचुएशन में डी, और हमने अपना ग्रेड आउटपुट करने के बाद हमने अपना प्रोग्राम जो है वो एंड कर दिए. तो इस तरह हमने फ्लोचार्ट जो है वो ड्रॉ किए. I hope this is clear to everyone now, Musa. Can you the pattern of PF sessional? अच्छा, PF का सेशनल आई एम नॉट श्योर कि अगर पैटर्न चेंज हो जाए, लेकिन पिछले बहुत टाइम से यही पैटर्न होता है कि बिगनिंग में आपके पास कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आपने आउटपुट बतानी होती है. कोई छोटा सा कोड का स्निपेट लिखा होगा, आपने बताना होगा कि उसकी आउटपुट क्या होती है, या फिर उन्होंने आपको जितना भी सिंटेक्स वगैरह पढ़ाया, कोई सिंटेक्स की मिस्टेक होगी, कोई लॉजिकल एरर होगा, आपने एरर्स फाइंड आउट करने होते हैं कि उस कोड स्निपेट में आपके पास क्या एरर है. इसके अलावा आपके पास मे बी इस मरतबा फ्लो चार्ट पे और सूडोकोड पे बहुत एम्फेसिस किया, तो शायद आपको सूडोकोड और फ्लो चार्ट पे लिखने को आ जाए, या ड्राई रन करने को आ जाए, आपको सूडोकोड बना हुआ आ जाए या फ्लो चार्ट बना हुआ आ जाए, और आपको कुछ वैल्यूज गिवन हो और आपने उसका ड्राई रन करके आपको उसकी आउटपुट बतानी हो, या फिर आपके पास कोई पूरा प्रोग्राम भी लिखने को आ सकता है रिलेटेड टू योर इफ एल्स. बट असाइनमेंट्स और क्विज में तो बहुत टफ क्वेश्चंस आते हैं. मलाइका, आपकी असाइनमेंट और क्विज में अगर आप खुद से कर लो अपना क्विज की प्रिपरेशन या फिर असाइनमेंट खुद से कर लो, तो आई फील लाइक सेशनल करना बहुत आसान हो जाता है.
Malaika, so the thing is, they won't ever give you the difficulty that you have in assignments, and um, assignments mini quizzes वाले सवाल वो आ सकते हैं, but these are basic concepts, so you get a grip on them. इसके बाद when you practice, you will have to go through all of your assignments and quizzes ताकि you get a hands-on grip. What is meant by dry run, and what do we do when we have to dry run it? Okay, that's a wonderful question. Noor, I'll explain it in a example sort of way. Let's say आपने code देखा होगा. You write a code for a calculator. You input two numbers and you want to add them. So मैंने input किया 9 plus 5. When I wrote all of the code a plus b, and I have to print it. Now, when I have to dry run it, I will check if my code is correct. How? I will take in two example inputs, 9 and 5. I will run line by line and see if my operations are correct. Let's say first I defined int A, int B. Okay, wonderful. I took input for A, I took input for B. Wonderful. I input 9 and I input 5. And then it's like answer is equals to A plus B. 9 plus 5, 14. Is that correct? That should be stored in answer, and then print C out, and I print the answer. So that is dry running. Just going over each step and going through it and checking कि आपका code जो आपने लिखा है it's smooth and it's going correctly. You do that by running an example in it. All right. Okay, we have another question. For the CS students, we did not have algo related questions, direct codes. Will our assignments be same as SC, AI, and data science? Zaki, that is a wonderful question, but that depends on your professors and your course coordinators. If your course coordinators are different, they would want to take the course differently. If they're same, they would take it the same way. So it's purely dependent on the professors you have and the course coordinators you have for each department. ओके, हमें सर नवीद ने तो मोर देन 150 लाइंस का सोलो कोड दिया था, उसका ड्राई रन और फ्लो चार्ट भी करना है. That is actually a wonderful way to practice, Samir. So we're all sitting here with after doing all of this, we've done plenty of pseudocodes and plenty of dry runs, और इतने ज़्यादा ही करने पड़ते हैं. But just know कि this helps you further develop your skills and build upon your concepts. So it's a good thing. Yes, um, Umer. Ma'am Fatma, please guide me how to pass. आपकी session लें, do the questions after this, look at your assignments, look at your quizzes, and inshallah you will pass after hearing Fatma's wonderful lecture. Yes, please also tell us why so many people feel no. That is a misconception. First of all, you need to get this thing out of your head that you're gonna fail PF. Because one thing I'm gonna tell you right now, if right now you start telling yourself, if you start feeding this in your brain कि भाई ये तो बहुत मुश्किल है मैंने तो फेल हो जाना है, then I guarantee you कि आप फेल हो जाओगे. तो आपने अभी से अपने आप को ये बात बतानी है कि नहीं मैं फेल नहीं करूंगा. एंड वन थिंग विच आई वुड लाइक टू टेल यू गाइस इज दैट अगर आप अपनी पीएफ फेल करते हो तो आपकी पूरी डिग्री जो है उसकी डायरेक्शन बिल्कुल चेंज हो जाती है. तो यू नीड टू वर्क रियली हार्ड ऑन दिस कोर्स. कुछ इतना मुश्किल नहीं है, प्रैक्टिस करोगे तो सब हो जाएगा. और ऐसी कोई बात नहीं कि फेल होते हैं. ये बात जो भी आपको बताए, कोई सीनियर बताए, कोई जूनियर बताए, कोई भी बताए, उनकी बात नहीं सुननी है. आपने उनको कहना है कि नहीं कोई फेल नहीं होता, मैं भी फेल नहीं होंगी और हम सब पास होंगे. ऐसी कोई बात नहीं होती. Okay, we are done with flowchart questions. I think we should move on to the next question, unless someone has a question related to flowcharts. We can get to fast related queries at the end of this session. We need to cover up. Okay, Fatma, are we done with flowcharts? Yeah, we're done. Okay, let's move on to our next session. So I will be handing the session over to Jawad. Assalamualaikum everyone, I'm Jawad Ahmed and I'm a student of data science, 22nd batch. So I will be covering data types for you guys, and I hope that you guys understand that at the end of the session, because data types are really important considering that your 60% of your paper will be outputs and errors, and the rest would be a single question. So I'll be scaling my scale. Okay, yeah.
ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग आवर सेशन मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि एक फास्ट का सेशनल 1 का मिड कैसे हो सकता है, एंड ये मेरा पेपर था, सो आई स्टिल हैव इट। यू ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन, इफ यू गाइस कैन सी कि ये बेसिकली आपके आउटपुट क्वेश्चंस होंगे। अब ये पैटर्न चेंज हो सकता है, लेकिन मोस्टली पैटर्न यही रहता है। मतलब जो ओवर द ईयर्स हमारे जो सेशनल्स होते हैं, जो फाइनल्स होते हैं, उसमें द फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी आइदर फिल इन द ब्लैंक्स और आउटपुट। सो इस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं एट फर्स्ट, और ये बेसिक आउटपुट्स हैं। एंड द नेक्स्ट थिंग वुड बी एरर्स। सो you'll be given a code snippet, और इसमें से आपने एरर्स बताने होते हैं आपके कोड में क्या-क्या एरर्स, और इसको आपने रीराइट करना होता है कोड को। एंड द लास्ट क्वेश्चन वुड बी जो आपका सूडो कोड है एंड फ्लो चार्ट है। एंड so the two things that you guys will have to manage would be, the first thing would be you'll have to manage your time, because outputs certain कभी-कभी टाइम ज़्यादा ले लेते हैं, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई आउटपुट नहीं समझ आ रही एंड आप उसमें बैठ जाते हो, आप तो द बेस्ट थिंग वुड बी टू स्किप इट उस टाइम के लिए और आप आगे चले जाएँ। क्योंकि मेरे साथ जो गलती होती थी वो ये होती थी कि मैं आउटपुट्स कर लेता था और उसके बाद मेरे पास टाइम नहीं बचता था सूडो कोड या फिर कोड के लिए। सो अच्छा, नहीं, क्वेश्चंस डिपेंड करते हैं टीचर के ऊपर वो कितने थे, लेकिन अब आपके टीचर अगर स्ट्रिक्ट हैं या लाइक बेसिकली टीचर पे डिपेंड करता है, और जो आपके कोर्स के जो डिफरेंट सेक्शंस के टीचर्स हैं, क्योंकि मोस्टली ये होता है कि यू विल हैव 10 टू 15 आउटपुट के क्वेश्चंस, और जिसमें से उसके अलावा 5 टू 6 आपके एरर क्वेश्चंस हो सकते हैं और एक आपका सूडो कोड होगा, क्योंकि जो मिड्स होते हैं वो 1 घंटे का होता है। अच्छा, श्योर, मैं पेपर शेयर कर दूँगा। सो अभी हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं फिलहाल। जो हमारा टॉपिक है वो है डेटा टाइप्स। तो डेटा टाइप्स क्या होते हैं? बेसिकली डेटा टाइप्स हमारे एसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के, मेजरली सी प्लस प्लस, क्योंकि सी प्लस प्लस का जो आर्किटेक्चर है वो इस तरह बनाया गया है कि वो कंपाइलर जो है ना वो आपसे डिमांड करता है कि आप उसको एक डेटा टाइप दें, क्योंकि इफ़ यू आर गिविंग इट अ वैल्यू सिंपली, तो वो उसको उसको वो डिसाइड नहीं कर पाता कि वो उसको कितनी मेमोरी एलोकेट करे। अब एक मेमोरी एलोकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अभी के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आगे जाके बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है मेमोरी एलोकेशन जो है। सो सी प्लस प्लस जो है उसको हम कह सकते हैं कि वो एक स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज है। उसके लिए हमें मेमोरी एलोकेशन, मतलब उसको डेटा टाइप बताना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो इस हिसाब से डिसाइड करता है कि आपको कितनी मेमोरी दे सिस्टम लेगा उस स्पेसिफिक डेटा टाइप के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको शेयर कर देता हूँ कि उसकी ओके, तो सबसे पहले हमारे पास 5 बेसिक डेटा टाइप्स आती हैं, जिसमें हमारे पास है इंटिजर है, फ्लोट है, डबल है, चार है और बूल है। तो सबसे पहले इंटिजर है। अब इंटिजर जो है वो 2 से ये 2 या 4 बाइट्स लेता है। आपके सिस्टम में वो डिपेंड करता है आपके सिस्टम आर्किटेक्चर पे, लेकिन अगर देखा जाए ज़्यादातर ये होता है कि 4 लेता है, क्योंकि अगर आप उसको चेक करो, वैसे एक तरीका होता है, वो मैं आपको आगे बताऊँगा अभी। उसके अलावा हमारे पास फ्लोट है, फ्लोट भी 4 बाइट्स ही लेता है, और फिर डबल है, डबल जो है वो एक डबल फ्लोटिंग वैल्यू होती है, मतलब फ्लोट का डबल होता है, तो वो 8 लेता है। चार जो है वो सिंगल 1 बाइट लेता है, और बूल भी सिमिलरली 1 लेता है। अब सबसे पहले हम कवर कर लेते हैं इंट और फ्लोट। तो जो इंटिजर्स होते हैं वो नेगेटिव, पॉजिटिव दोनों वैल्यूज़ लेते हैं, और वो आपकी उसकी जो रेंज है वो वैसे बहुत बड़ी है, बेसिकली 10 डिजिट्स की। मैं कैसे समझ ओके, मैं बेसिकली आपको एक वैल्यू शो कर देता हूँ। सो ये जो वैल्यू है 2147483 6, अब ये पॉजिटिव से लेके नेगेटिव, ये वैल्यू जो है ये बेसिकली इसकी रेंज होती है। इस रेंज को एक्सीड नहीं करता इंटीजर। उसको एक्सीड करने के लिए इसकी एक आगे हम कह लें कि एक टाइप लगाते हैं जिसमें लॉन्ग आ जाता है, वो भी अभी हम आगे करेंगे। सो ये इसकी रेंज होती है। तो और ये 4 बाइट्स लेती है। आप इस रेंज के अंदर-अंदर रह के इसकी जो है उस ये 4 बाइट्स लेता है इस रेंज के अंदर। फिर आ जाता है फ्लोट। फ्लोट जो होता है वो बेसिकली डेसिमल वैल्यूज़ के लिए फिक्स्ड होता है। मतलब उसमें इंटीजर वैसे आप दे सकते हो, लेकिन वही चीज़ आउटपुट दे देगा। फ्लोट बेसिकली हम यूज़ करते हैं अगर हमारे पास डेसिमल वैल्यूज़ हों, पॉइंट्स में हो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास पाई की वैल्यू है 3.1457 इस तरह करके, तो वो हम उसके लिए हम डेसि फ्लोट्स ले लेते हैं। और फिर इसी तरह अब जैसे एक इंटीजर की एक लिमिट होती है, उसका एक साइज़ होता है, वो उस लिमिट में रहता है, उसी तरह फ्लोट का भी है। तो अब हमें फ्लोट को एक्सीड करने के लिए हमारे पास डबल होता है। डबल जो होता है वो फ्लोट की जो वैल्यू होती है, आप जैसे 4 बाइट लेता है, वो उसको 8 कर देता है। तो उसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि अब वो पॉइंट्स में, डेसिमल पॉइंट्स में जो वैल्यूज़ हैं, वो बढ़ जाती हैं, और वो मोर लार्जर वैल्यूज़ के लिए हो जाता है। सिमिलरली चार जो है वो हमारे पास सिंगल कैरेक्टर्स लेता है। अब ये कैरेक्टर्स लिमिटेड नहीं है कि ये आपको अल्फ़ाबेट्स होंगे। दे कैन बी एनी टाइप ऑफ कैरेक्टर। वो लेस देन का हो सकता है, ग्रेटर देन का हो सकता है, क्वेश्चन मार्क, एनीथिंग, वो कुछ भी हो सकता है।
फिर आते हैं हमारे पास बूलियन। बूलियन जो होते हैं ये बेसिकली शायद आप लोगों को पता हो, ये हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स होते हैं। इट इज़ आइदर ट्रू और आइदर फॉल्स, या फिर इसको हम 1-0 करके भी ले सकते हैं। सो ये हमारे पास जो थी एक बेसिक सी जो थी उसकी सम कह लें आप, एक बेसिक सी रिप्रेजेंटेशंस थी कि हम सारी डेटा टाइप्स को कैसे यूज़ करते हैं। अब जो उसका मेन मसला आता है वो ये आता है कि हमारे पास ये के काम हमारा काम किधर है डेटा टाइप्स का। तो जो हमारे आउटपुट के क्वेश्चंस होते हैं उसमें वो हमें एक सेकंड सॉरी। अच्छा, तो जो आउटपुट के क्वेश्चंस होते हैं ना वो हमें उसमें फँसाते हैं। आपकी डेटा टाइप्स चेंज करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको अब यहाँ पे ना कराना शुरू करता हूँ। एक सेकंड। सही है, तो ये हमारा कंपाइलर है एंड मैं एक वैल्यू ले लेता हूँ यहाँ पे कि इंट x इज़ इक्वल्स टू 1 ले लिए, ठीक है? अब हम क्या करेंगे कि और फिर वो कह देते हैं कि एक फ्लोट ले लेते हैं हम, जिसमें फ्लोट y ले लेते हैं, जिसमें मैं स्टोर करा देता हूँ 1.5, सही है? तो अब ये हमारे पास हमें पता है कि ये एक इंटीजर है, ये एक सिंगुलर वैल्यू लेगा, एक मतलब पॉज़िटिव नेगेटिव वैल्यू लेगा, ये डेसिमल नहीं ले सकता, ठीक है? अब अब स डिपेंड करता है कि आप इसको स्टोर किधर कराते हैं। अब हमें पता है कि हमें एक थर्ड वेरिएबल चाहिए, अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल इसका सम करा रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई करा रहे हैं या इसको डिवाइड करा रहे हैं तो। अब मैं एक थर्ड ले लेता हूँ वेरिएबल, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल फ्लोट में ही ले लेता हूँ, फ्लोट सी ले लेता हूँ, सही है? अब मैं यहाँ लिखता हूँ कि सी इज़ इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, ठीक है? तो हमारे लिहाज से अब क्या होना चाहिए? क्योंकि हम x प्लस वाई करें तो 1 प्लस 1.5 आना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे अब अगर सी आउट कराते हैं तो को हमें देना चाहिए, सही है, इसने हमें दे दिया 2.5, ठीक है? Zoom in, थोड़ा सा you're presenting your screen ना, तो zoom in forward a bit. अच्छा, मैं देख लेता हूँ। इसको ज़ूम ड्रॉप I think you can do it shift You can plus. do it by control plus plus. Okay. कंट्रोल प्लस ओके। Is it visible to everyone now? I think okay, wonderful. ओके, ओके। तो हमारे पास 2.5 आ गया, लेकिन यहीं पे अगर मैं जो वेरिएबल सी उसको मैं अगर इंटीजर कर देता हूँ, या तो अब होगा क्या कि कंपाइलर जो है वो कंपाइलर चेक करेगा कि जिस चीज़ में स्टोर कर रहे हैं डेटा उसकी डेटा टाइप क्या है और मैं उसकी मेमोरी एलोकेट करूँ, सही है? तो सबसे पहले चीज़ जो उसने देखी है उसकी डेटा टाइप क्या है, अब इंटीजर वैल्यू स्टोर है तो अब कंपाइलर उस डेसिमल पॉइंट को इग्नोर करेगा और उसके बाद जो भी वैल्यू है उसको इग्नोर कर देगा, क्योंकि हमारे पास इंटीजर आता है कि इंटीजर जो है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होल वैल्यू लेता है, वो कभी भी डेसिमल वैल्यू लेता है। हमारे पास जो आउटपुट आया है वो आया है 2, सही है? क्योंकि वैसे आज 1.5 लेकिन क्योंकि हम उसको इंटीजर वैल्यू में स्टोर करा रहे हैं तो वो जो है उसको 2 ले लेगा, वो एक सिंगुलर वर्ड वैल्यू ले लेगा। तो इस तरह आपको मतलब देखना चाहिए, आप ये ज़रूरी नहीं है कि आइडेंटिफाई करना कि जिस चीज़ में स्टोर हो रहा है या जिस चीज़ में वो वैल्यू ऐड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फ्लोट और इंटीजर उसकी डेटा टाइप आपको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। और जब आपके पास एक घंटा होता है और आपके पास एटलीस्ट 15 to 20 आउटपुट के क्वेश्चन होते हैं तो इस चीज़ को उस टाइम स्पैन में जल्दी से आइडेंटिफाई करना कभी-कभी बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, जो गलती हमने नहीं की, तो अब आप इन चीज़ों को अवॉइड करना है। अच्छा, तो अब दूसरी चीज़ आती है कि हम ये तो हमारा हो गया कि इंटीजर और अगर हम फ्लोट को ऐड कर रहे हैं, ओके, ओके। अब एक नेक्स्ट चीज़ आ जाती है, वो हमारे पास आ जाती है इसमें डबल आ जाता है। अब डबल क्या होता है? डबल जो होता है वो बेसिकली मैंने आपको बताया कि फ्लोट की ही एक रिप्रेजेंटेशन होती है, मतलब फ्लोट की वैल्यू उसकी जो रेंज होती है वो एक्सीड करता है। सो अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दूं तो एक फ्लोट हो रहा है, ये उसकी वैल्यू आप ले लेते हैं 3.1 और 2.6, ठीक है। अब ये इसकी वैल्यू है और मैं अगर सिमिलरली अगर डबल में वैल्यू लेता हूँ, जैसे कि मैं डबल ई ले लेता हूँ, सही है, और मैं इसको कर देता हूँ 2.7 और कोई भी चीज़ होती है इसको एक्सीड करने की, सही है? तो ये हमारा डबल होता है, ठीक है? ठीक है।
जो इसमें समझ आता है कि अगर आप फ्लो वैल्यू जो है उसको आप एक्सीड कर दो तो मैं उसको डबल इक्वल ले आता हूँ, तो वो मेरे ख्याल इसमें फिर वो एरर देता है, वो उस वैल्यू को या तो यूज कर लेता है कंपाइलर या फिर उसको डबल मतलब आपको वार्निंग देगा या वैल्यू को कम करने का या वैल्यू को उसकी नेगेटिव में ले जाएगा, फिर उसमें जो बाइनरी कन्वर्जन वगैरह आती है तो वो डिवाइड करता है। बेटर ये होगा वैसे हम कभी भी अपने बड़े कन्वर्जन पर नहीं करते, लेकिन एक रिप्रेजेंटेशन के तौर पे हमें पता होना चाहिए कि रोड और डबल नंबर में क्या फर्क है। अच्छा, तो उसके बाद हमारे पास जो लास्ट चीज़ है कि एक चार्ट रह गया और बूलियन रह गया। तो अब अगर हम चार्ट पे आते हैं तो चार्ट हमें पता है कि कैरेक्टर्स होते हैं। अब कैरेक्टर्स जो होते हैं उसका फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ, मेरे पास एक कैरेक्टर है और मैं इसको वैल्यू देता हूँ। अब कैरेक्टर्स होते हैं हमेशा याद रखना कि हम उसको कभी भी डबल कोटेशन में नहीं लेते हैं, हम हमेशा सिंगुलर कोटेशन में लेते हैं। तो वो एक सिंगुलर वैल्यू ले सकते हैं, आप उसमें मल्टीपल वैल्यू उसको मल्टीपल ले लेते हैं, मतलब ये चीज़ जो होगा वो एक एरर जनरेट कर देगा और इसलिए हम उसको एक सिंगुलर वैल्यू लेते हैं और एक सिंगुलर वैल्यू नहीं लेता। ये हो गया हमारे पास। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ एक सेक्शन चार्ट जो कि फॉर आप लोगों के आउटपुट क्वेश्चन भी आ सकता है। वो ये हो सकता है कि मैं दो चार्ट लिए ए एंड बी एंड अब मैं चाहता हूँ कि एक चार्ट सी में ऐड कर सही है। तो अब ये वैसे तो अगर देखा जाए हमें अल्फा ऐड नहीं करना चाहिए, लेकिन कंपाइलर इसको ऐड कर लेगा। अब वो कंपाइलर कैसे ऐड करता है, कंपाइलर ए और बी की आस्की में चला जाता है, वो क्या करता है वो उसकी आस्की वैल्यू को ऐड करके और वो सी में चला जाता है। अब वो आपका नेक्स्ट क्या है वो कोई और कवर करेगा, इसलिए मैं उसके ज़्यादा लेवल पे नहीं जाता, लेकिन आपको वैसे मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ कि हम क्या क्या इसको बी प्लस माइनस कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको आस्की टेबल आना चाहिए और वो आस्की कन्वर्जन के बाद उसको ऐड करके जो थर्ड वैल्यू देगा वो उसको बेसिकली सम होगा उसी आस्की टेबल में रिप्रेजेंटेशन किसी और सिंबल की। और यहाँ पे हम और भी चीज़ कर सकते हैं, हम कोई भी सिंबल ले लेते हैं, एनीथिंग कोई भी हम कैरेक्टर हम बेसिकली हमें कैरेक्टर स्टोर कराना चाह रहे हैं तो वो कोई भी कैरेक्टर होता है, वो अल्फाबेट्स हो सकते हैं, वो कोई भी एक्सक्लेमेशन मार्क हो सकता है, प्लस माइनस एनीथिंग, वो अंडरस्कोर कोई भी चीज़ ले सकते हैं। अच्छा, अब जो दूसरा मसला आता है कि हम अगर फॉर एग्जांपल डेटा टाइप का जो वेरिएबल होता है उसका क्या मसला है। अब उसका मसला ये होता है कि वो कभी-कभी हम कभी भी ऐसे नहीं लिख सकते कि इंटू 1 जो है इक्वल टू 1 है। ठीक है, ये जनरेट कर देगा, क्योंकि इसका मसला ये है कि जो वेरिएबल होते हैं ना वो हमारे लिमिटेड है। अब हमने जो C++ में उसने लिमिट किया हुआ है अल्फाबेट से लेके एक से अल्फाबेट से लेके अंडरस्कोर तक, अंडरस्कोर भी अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं उसकी रिप्रेजेंटेशन की वेरिएबल्स की। तो ये भी सही होता है। हम लेकिन हम कभी भी नंबर्स नहीं यूज कर सकते उसके रिप्रेजेंटेशन के लिए। फॉर एग्जांपल एज वेरिएबल हमेशा हमारे भी अल्फाबेट्स होंगे या फिर आप अंडरस्कोर ले सकते हो, इसलिए वो चीज़ भी आपको देखनी है। अच्छा, अब अगर मैं आप लोगों को कोई अपने क्वेश्चन दिखा देता हूँ। अच्छा, सही है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है कि इज इक्वल्स टू and we have float value which is 4.5 something like that. सही है। अब हम क्या करेंगे, मैं यहाँ आता हूँ a is equals to b plus 3 सही है। और मैं यहाँ पे दोबारा से लौटाता हूँ सही है। अब यहाँ पे एक आपका क्वेश्चन या फिर आपके पास क्वेश्चन है तो आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप जो ड्रायर है बेसिकली आप ये ड्रायर है, अब आपने खुद को ड्रायर करना है आपको और उसके लिए आपको काफ़ी तेज़ होना चाहिए। अब होगा कि आप शुरू से स्टार्ट करेंगे, आप देखेंगे कि इंट ए इज इक्वल टू ये हमने ये वैल्यू दे दी, एक फ्लोट बी डिक्लेयर किया 4.5। अब हम क्या करेंगे इस लाइन पर क्या करेंगे, हम जो इंटीजर ए था उसको उसमें फ्लोट लगाना है प्लस 3। तो अब b प्लस 3 क्या होगा, अब हम b की जो वैल्यू है 4.5 उसमें अगर हम 3 ऐड करें तो वो बेसिकली हो जाएगा 7.5। ठीक है, तो अब a में क्या चला गया, अब a में वैसे आप उसी टाइप करोगे क्योंकि a में 7.5 चला गया a प्लस b से होता है उसमें हम कुछ करते हैं, लेकिन नहीं फिर हम एक ही डेटा टाइप थी इंटीजर जो हमने यहाँ पे डिक्लेयर की थी। अब ये a इंटीजर टाइप है, अब वो उसको रिस्ट्रिक्ट कर देगा, वो उसमें 7.5 की जगह उसमें 7 स्टोर करा देगा। अब जब हम लिखेंगे हमें काउट a प्लस b तो वो उसको अब आपको इसको रन करेंगे देखते हैं उसमें फिर मैं आपको उसकी वो बता देता हूँ लेफ्ट हैंड डाउन। अब हमारे पास इसका आंसर आ गया 11.5
क्योंकि अब हुआ क्या यहाँ पे कि इसकी वैल्यू इसमें इंटीजर था तो उसने उसको लिमिट कर दिया 7.5 नहीं दिया, उसने 7 पे लिमिट किया। तो जब 7 प्लस 4.5 करेंगे तो उसने हमें 11.55 दिया दिया। अब ये उस टाइम आप लोग ये चीज़ देख लेंगे कि आप लोग की डेटा टाइप क्या है उसकी, तो उसको रखते हुए ज़हन में फिर आप लोगों ने अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ओके, अच्छा अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो आपको मैं बता देता हूँ टूल की। फॉर एग्जाम्पल मैं टूल फ्लैग लेता हूँ, फ्लैग बस एक वेरिएबल है, उसका मैंने नंबर कहते हैं, ठीक है, तो उससे आप लोगों ने पहचान लिया, ठीक है। अब मैंने ले लिया टूल की, ये अच्छा मैं भी करता हूँ। इसमें मैंने ये बताया था कि अब ये एक और क्वेश्चन है और हमें अब इसको ड्राइव करना है, और अब हम उस टाइम पे हमने करना है जल्दी से हो सकता है। हम सब इसके जो ड्राइव का तरीका ये होता है कि आपने लाइन बाय लाइन जाना है एज अ कंपाइलर। आपने अपने ब्रेन को जो है वो कंपाइलर बनाना है, क्योंकि कंपाइलर जो है वो लाइन बाय लाइन सबसे पहले स्लाइस को एग्जीक्यूट करेगा। सो आपने देख लेना है या तो एक पेपर इंडियन के साथ उस पे आप लिखेंगे कि आप a इज इक्वल टू 8, आपने a की वैल्यू दे दी 8। अब आपने फ्लोट ले लिया b को वैल्यू दी 4.5। अब जो नेक्स्ट लाइन है इस वाली लाइन, अब वो क्या कर रहा है इस लाइन पे कि वो a इज इक्वल टू b प्लस 3 कर रहा है। तो इक्वल हमें पता है ऑपरेटर क्या करता है, ये वैल्यू असाइन करता है। तो अब वो क्या करेगा, कंपाइलर इस लाइन पे आएगा, वो कहेगा ओके a को कोई वैल्यू असाइन हो रही है, अब a को क्या वैल्यू असाइन हो रही है, अब वो इधर आएगा, वो देखेगा b प्लस 3, ठीक है। b एक फ्लोट वैल्यू थी व्हिच वाज 4.5। जब आप 4.5 में 3 आ जाए प्लस 3 करें तो वो 7.5 हो जाएगा। अब यहाँ पे तो वैल्यू आ गई है अपना 7.5, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू 7.5, ठीक है। लेकिन अब मसला ये है कि जो ए जिसमें वो स्टोर हो रहा है, जो इक्वल ऑपरेटर है, ये उसकी डेटा टाइप चेक करता है कि वो क्या डेटा टाइप का है। अब उसकी डेटा टाइप थी एक इंटीजर, हमने यहाँ पे उसको इंटीजर डेटा टाइप असाइन की थी ए को। तो अब जब हम उसमें स्टोर कराएंगे वैल्यू, तो अब हमें जो मैंने पहले एग्जांपल कराई थी जिसमें हमने इंटीजर और फ्लोट वैल्यू ली थी, उसको इन फ्लोट वैल्यू को वापस इंटीजर में चेंज किया था, तो वो जो डेसिमल पॉइंट और उसके बाद वाली वैल्यू जो थी उसको इग्नोर कर देता था। तो यहाँ पे भी यही होगा, वो डेसिमल पॉइंट और उसके जो बाद की वैल्यू है उसको इग्नोर कर देगा और 7 स्टोर करा देगा ए में। तो अब जो ए की वैल्यू नई वैल्यू होगी ना वो हमारे पास होगी ए इक्वल टू 7, ठीक है। अब कंपाइलर इधर आएगा, उसने अब सिंपल यहाँ पे जो है सम का ऑपरेशन रन करना है, वो देखेगा ओके ए की वैल्यू ए की वैल्यू यहाँ पे अपडेट हो गई थी क्योंकि हमने वैल्यू रीअसाइन कर दी है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे लिख देता ए इज इक्वल टू 10, तो यहाँ पे भी वैल्यू रीअसाइन हो जाएगी, ठीक है। ए की वैल्यू पहले 8 थी, अब ए की वैल्यू 10 हो गई है। तो ये चीज़ें भी आप देखें क्योंकि बेसिकली इस लाइन पे नीचे वाली यहाँ पे क्या हुआ है कि आप ए को आपने वैल्यू रीअसाइन कर दी, एक नई वैल्यू असाइन कर दी है। अब 7 और प्लस बी, अब बी हमारे पास ऑलरेडी क्या था 4.5, तो अब वो जो है हमारे पास दे देगा 11.5, ठीक है। अब हम जब डायरेक्ट से आउट कराते हैं तो हमें फ्लोट वैल्यू दे रहा है, लेकिन यहीं पे अगर मैं इसी इंटीजर में स्टोर कराता और फिर से आउट कराता तो हमें 11 देता है, 11.5 देगा, क्योंकि वो वही सिमिलर में होता है कि इंटीजर है तो वो उसको जो है डेसिमल पॉइंट और उसके बाद की वैल्यू फिक्स कर देता है। समझ आ जाओ। अच्छा, तो अब हमारी जो एक जो कंसेप्ट लग गया था वो था टूल का। तो टूल जो था अब मैं पहले टूल फ्लैग आप इसको कुछ भी ले सकते हैं, हम ले लेते हैं टूल। अब हमें पता है बूलियन वैल्यूज क्या होती है, बूलियन वैल्यूज जो है वो होती है या तो ट्रू फॉल्स या फिर हमारे पास 1 0, क्योंकि 1 0 भी बेसिकली ट्रू फॉल्स ही होता है। तो अब मैंने ले ली फॉल्स। अब मैं आप लोगों को हर डेटा टाइप के साथ प्लस सम का ही फंक्शन करा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग मेथ्स हैं तो उसमें मोस्टली क्वेश्चन डेटा रिलेटेड यही आते हैं कि वो या तो दो डिफरेंट डेटा टाइप्स को सम कराएंगे आपसे या आपसे सिमिलर डेटा टाइप्स को सम करा के और फिर आपसे पूछेंगे इसमें आपको क्या आ रहा है, इसमें स्टोर किस चीज़ में क्या आ रहा है। तो अब इसी तरह मैं एक टूल फ्लैग ले लेता हूँ और फिर मैं मेथड टूल लेता हूँ टूल, जिसमें मैं लिख देता हूँ फ्लैग प्लस फ्लैग, जो हमारे पास दूसरा वेरिएबल है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें पता है कि ट्रू जो होता है उसको हम कैसे कहते हैं 1 और जो हमारे पास फॉल्स होता है उसको हम कैसे कहते हैं 0। यही है लाइक हमारा शुरू से जो बेसिक कॉन्सेप्ट था ट्रू एंड फॉल्स का, ये होता है 1 0, क्योंकि आप लोगों ने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़ा होगा जो बूलियन वैल्यूज का ट्रू एंड फॉल्स। तो उसमें यही होता है कि ये 1 0 होता है। अब हमें पता है कि अब आप यहाँ पे क्या हो गया, फ्लैग 1 था और फ्लैग जो था वो 0 था, ये मेरे पहले यहाँ पे सही है। तो 1 प्लस 0 वैसे मान होता है, लेकिन हम इसको उस तरह 1 प्लस 0 नहीं कंसिडर करेंगे, हम इस तरह कंसिडर करेंगे कि जैसे ट्रुथ टेबल होता है उसमें आप देखते हो कि इसमें जब हम वैल्यूज को ऐड करते हैं, सॉरी ट्रुथ टेबल बाइनरी में जब हम वैल्यूज ऐड करते हैं तो 1 प्लस 0 जो होता है वो हमेशा 1 देता है। सो यहाँ पे भी यही होगा, हमारे पास जो बूल एंड की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आनी चाहिए 1 1।
ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 1 यहाँ पे, ये आप लोग देख रहे हैं। तो ये बेसिकली वैल्यू है। इसी को अगर मैं फॉल्स कर दूंगा तो ये हमें वैल्यू दे देगा, एक सेकंड, ये आपको वैल्यू दे देगा 0 इसमें। कंपाइलर का मसला है क्या है? ओके, मैं इसको दूसरे रैंडम अपलोड करूँगा। क्या मसला? अच्छा लेकिन अच्छा ओके, ये हमारे पास आप लोग देख लें वैल्यूज की 0 आ गई है। तो वही चीज़ है, हमने दोनों को फॉल्स कर दिया तो फॉल्स फॉल्स में 0 दे दिया हमें, और जब हमने एक को ट्रू किया एक को फॉल्स किया तो 1 पर 0 उसने बाइनरी में उसने 1 0 का 1 दे दिया उसने। तो ये हमारे पास बूलियन वैल्यूज का हो गया। अच्छा, अब जो एक सेकंड चीज़ लगी थी हम फिर उसके बाद में डेवलप करेंगे, वो ये होगी कि आपके क्वेश्चन, आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं एरर से रिलेटेड। तो क्वेश्चन है सर ये 0 किस तरह है? अच्छा, अब मैंने आपको बताया कि जो बूलियंस होते हैं वो फ्लैग, जो बूलियन वैल्यूज होती हैं वो उसको आप 1 0 भी ले लेते हैं। तो उसके बीच भी आप लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाएगा दूसरे, तो आप उसको एज ए सिंपल वैल्यू ही ले लें, मतलब बाइनरी वैल्यू ही ले लें। तो वो आपको 0 0 पे क्या होता है पता है, दोनों फॉल्स हैं तो 0 0 पे हमेशा हमें वैल्यू 0 ही देगा वो, जब आप उसकी सम कर रहे हैं। जैसे 1 0 था तो 1 + 0 पे उसने 1 दिया, क्योंकि वो उस पर रिस्ट्रिक्टेड है, उसकी बाइनरी बेस 2 पे रिस्ट्रिक्टेड है। तो 1 0 को 1 देगा और जो 0 0, क्योंकि दोनों फॉल्स हैं। अच्छा, आप बाइनरी भी ना जाए, आप सिर्फ ये देखें कि आपको कोई कहता है कि दो चीज़ें फॉल्स हैं, तो आप कोई दो चीज़ें फॉल्स हैं और आपसे कोई कहे कि इसका आउटपुट क्या हो सकता है, हमें दो फॉल्स चीज़ों को सम करें, तो हमेशा किसी दो चीज़ें जो फॉल्स होंगी उसका आउटपुट हमेशा फॉल्स ही होगा, और फॉल्स को बस उसने 0 की रिप्रेजेंटेशन में दे दिया। ठीक है, अगर नहीं समझ आई तो आप पूछ सकते हैं कि मसला नहीं है। बाकी अच्छा, अच्छा तो होता ही है कि इस आप अच्छा, अगर मैंने अपना क्वेश्चन सही समझा जाए तो बूलियन वैल्यूज जो है वो क्या कहते हैं, आप उसको इंटीजर और बूलियन वैल्यूज को आप नहीं कर सकते आपस में, क्योंकि बूलियन का मैंने बता दिया वो या तो 1 0 होती हैं या 2 फॉल्स होती हैं। सो हम उसके अलावा कोई भी उसको वैल्यू नहीं असाइन कर सकते, ना ही आप उसको किसी इंटीजर के साथ देख सकते हैं। हाँ, आप इसको डिफरेंट स्टेटमेंट्स में यूज़ कर सकते हैं, आप कंपेयर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप इसको वैल्यूज के साथ रीअसाइन या इसमें सम कोई वैल्यू अदर देन 1 0 आप नहीं कर सकते। अभी आप इसको बेसिक कॉन्सेप्ट पे हैं, इसके ट्रू फॉल्स, और आप अगर इसके 1 0 पे जाएंगे फिर आपको इसकी बाइनरी में जाना पड़ेगा, वो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। लेकिन बेटर ये है कि अभी आप इसके ट्रू फॉल्स पे जाएंगे, अभी ट्रू फॉल्स के अलावा आप मिड वन में तो मेरे ख्याल से इसके अलावा और कोई क्वेश्चंस नहीं आएंगे ट्रू फॉल्स के अलावा। बस एक आखिरी चीज़ है, इसके आप एरर्स का देख लें तो मैं आपको बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर आपको पेपर में जो सेकंड चीज़ होती है वो ये होती है कि आपको एरर्स दे देते हैं कि आप एरर्स फाइंड आउट करें क्वेश्चन में से, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो 3 क्वेश्चन दिया। अच्छा, तो मैं एक तरीका ये भी होता है, तो आप लोगों इस तरीके से परेशान नहीं होना, ये कोई एरर नहीं होता। ये बेसिकली अगर आप कॉमा लगाते हैं तो आप इसके आगे मल्टीपल वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं, इसके साथ आपको उसकी डेटा टाइप लिखने की जरूरत नहीं है, वो एज अ सिंगल लाइन कंसीडर होता है। तो अगर आपके पेपर में इस तरह लिखा हुआ है तो ये एरर नहीं है, इसको आपने एरर में लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके, सो हम लिखते हैं तो ये वाला ऑपरेटर होता है जो स्लैश है, ये बेसिकली डिवीजन का ऑपरेटर होता है। तो अब हमारा जो यहाँ पे क्वेश्चन है ना वो ये है कि अगर हम यहाँ पे सी ऑफ लाते हैं तो क्या वैल्यू आएगी डेल्टा की। सही है, अब आप देखें कि इसने हमें एरर नहीं दिया, इसने हमें एक वार्निंग दे दिया है और कोई आउटपुट नहीं दिया। वो ये है कि अगर आप लोगों को ये बात पता होगी कि किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करें तो वो बेसिकली एक अनडिफाइंड नंबर होता है, या आप उसको कोई अनडिफाइंड वैल्यू कह सकते हैं। तो हमें कंपाइलर भी इसकी कोई वैल्यू कोई आंसर नहीं देता। ये कंपाइलर भी इसको एज अ वार्निंग आपको दे देगा कि आप इसको डिवाइड बाय 0 नहीं कर सकते, डिवीजन बाय 0 पॉसिबल नहीं है।
कंपाइलर पे, तो इसलिए वो आपको कोई चीज़ का एक वार्निंग दे देगा। तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप वहाँ पे मेंशन कर दें कि ये डिवाइड बाय 0 हो रहा है और ये अनडिफाइंड है, तो हम इस अनडिफाइंड फॉर्म है तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, अब एक दूसरी चीज़ होती है कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ int a b c, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख दूँ a plus b is equals to c। ओके, अब यहाँ पे 2-3 मसले हैं। एक तो मसला ये है कि जो आप हमेशा से याद रखें आप कि अगर कहीं पे इक्वल का ऑपरेटर यूज़ हो रहा है, ये वाला जो इक्वल का ऑपरेटर होता है हमेशा वो लेफ्ट साइड पे यूज़ होता है। जैसे कि ये इसकी करेक्ट स्टेटमेंट जो होगी वो ये होगी। ठीक है, तो ये तो आपका पहला एरर है क्योंकि हम वैल्यू को लेफ्ट साइड पे, कंपाइलर ना राइट से लेफ्ट चलता है। अब वो राइट साइड से चलना शुरू करता है, वो a प्लस बी करेगा, उसको लेफ्ट में स्टोर करेगा, ये तरीका होता है। अब कंपाइलर जो है ना वो लेफ्ट से राइट नहीं चलेगा, अब वो यहाँ पे आपको एरर दे देगा। उसने अभी भी जैसे यहाँ पे हमें एरर दे दिया है, ठीक है, क्योंकि वो ये कहता है कि लेफ्ट ऑपरेंड पे आप ये जो ऑपरेंड होता है ये लेफ्ट पे यूज होता है। तो अब ये एक सही वैल्यू है तो ये इस पे आपको एरर नहीं देगा। ठीक है, अब अगर आप रन भी करते हैं तो ये आपको या तो कोई गार्बेज वैल्यू, हाँ कोई इधर ये कोई वैल्यू नहीं देगा या फिर आपको कोई गार्बेज वैल्यू देगा। उसका रीज़न ये है कि ए बी सी जो है आपने उसको कोई वैल्यू असाइन नहीं की, ठीक है, तो इस वजह से वो आपको कोई गार्बेज वैल्यू दे देगा या कुछ और दे देगा। या उसके अलावा बस आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जो इक्वल पर ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है ये हमेशा जो होता है वो राइट साइड पे होता है और आपकी एक्सप्रेशन होती है वो लेफ्ट साइड पे होती है। सही है, तो ये एक एरर है। बाकी जो एक पेपर का क्वेश्चन था लास्ट ईयर का वो ये था कि इंटीजर इस तरह असाइन होते थे, ठीक है, और ये इस तरह असाइन होते थे इंटीजर, ठीक है। उसके बाद लिखा गया था सी आउट, ठीक है, बाद लिखा गया था सी इन सी डी और एफ। अब होता ये है कि आप इन क्वेश्चन में ना सारे एरर्स आइडेंटिफाई करने होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कोई एरर छोड़ दें या आप उसमें कोई एक एरर में जाते हैं। यूजुअली टीचर पे डिपेंड करता है, लेकिन वो ज़्यादातर यही होता है कि टीचर सारे मार्क्स काट लेता है, वो आपको मार्क्स नहीं देता इस चीज़ के। तो अगर आप लोग साथ साथ देख रहे हैं तो आप लोग कोशिश करें साथ साथ खुद भी इसके एरर्स काफ़ी एरर्स हो चुके हैं अभी तक, तो आप लोग कोशिश करें साथ साथ इसके खुद भी एरर्स निकालने से पहले कि मैं बताऊँ, तो उससे आपकी अकॉर्डिंग की जो आपकी जो ड्राई रन की स्पीड है वो भी शायद थोड़ी बेहतर हो जाए, क्योंकि वो जितनी मर्जी आप लोग वो करने आप लोग प्रैक्टिस बहुत चाहिए कोडिंग स्पीड को सही करने के लिए। अच्छा, अब हम लाइन बाय लाइन अपना ज़्यादा कंपाइलर चलता है, तो अभी कंपाइलर ने हमें 3 एरर दिए हैं, हम अभी देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये है कि हमें पता है कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा था कि पहले फ्लोट हो, तो फ्लोट को कभी भी हम इस तरह नहीं लेंगे कि मतलब उसकी जैसे फ्लोट की तो हमें पता है कि डाटा वैल्यू ही मतलब जो नाम है वो फ्लोट है, तो हम फ्लोट लिखते हैं। इंटीजर है, इंटीजर नहीं लिखते हैं, उसकी जगह इंट लिखते हैं। तो सबसे पहली गलती तो हमारी ये थी, हम इसको इस तरह सही कर लेंगे। नहीं, दूसरी चीज़ ये मैंने आपको बताया था कि जो सिंगल कोटेशन मार्क्स होते हैं वो यूज़ होते हैं किसी कैरेक्टर को असाइन करने के लिए, वैल्यू या किसी कैरेक्टर के लिए यूज़ होता है। अब यहाँ पे हम क्या करा रहे हैं, यहाँ पे तो हम सी आउट करा रहे हैं, तो सी आउट का हमें पता है सी आउट में डबल कोटेशन यूज़ होती हैं, सो यहाँ पे हम इसको सही करके डबल कोटेशन कर देंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि अब ये आ गया सी एन का ऑपरेटर। अब सी एन में हमने वेरिएबल सही लिया हुआ है, लेकिन मसला ये है कि जो सी एन के जो जिसको कहते हैं ना सी एन के कहते हैं, और जो सी एन का मार्क होता है वो हमने गलत लिया हुआ है। सी एन का होता है ये, सही है, तो वो हमारा गलत था, हमने बेसिकली सी आउट के लगाया हुआ था, वो बेसिकली सी इन था। अब ये तो स्टेटमेंट पूरी तरह गलत है क्योंकि ये हम इस तरह लिख ही नहीं सकते, और ये मेरे इसको आपने बस सही से ना कर सकते हैं कि जहाँ तक मुझे लग रहा है वो ये है कि जो एफ है इसके साथ एच आएगा क्योंकि ये हमारा वेरिएबल था, और ये जो सी इन के अपने सिंबल्स हैं उसकी जगह इक्वल टू का होगा, और हम एफ एच को यहाँ पे मेरे ख्याल में आप लोगों को देख के पता चल रहा होगा हम वैल्यू रीअसाइन कर रहे हैं, और यहाँ पे टी के साथ सी होगा। ठीक है, और यहाँ पे एक सेमीकोलन बहुत जरूरी है आपके हर लाइन के स्टेटमेंट के बाद, तो वो उसमें आप लोगों ने लाजमी करना होता है। अच्छा, यहाँ पे भी एक और एरर है। अच्छा हाँ, एक और एरर ये है कि हमें पता है कि डिवीजन जो होती है उसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है। डिवीजन का सिंबल ये नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, डिवीजन का सिंबल ये होता है। सो अब सिंबल भी उल्टा है, तो इसका हम सिंबल चेंज कर देंगे और ये अब एक वैल्यू उसको रीअसाइन कर देगा। और दूसरी चीज़ ये जो सी आउट सी इन स्टेटमेंट्स होते हैं ये सारे हमारे लोअर केस के होते हैं, ये हमने अपर केस में किए हुए हैं, इसको भी हम चेंज कर देंगे। तो अब हमारा कोड जो है वो ओके और गलती है।
तो ये भी सी आउट की जगह सी इन के सिंबल्स लगे हुए हैं, ये अब इसको भी हम सही कर देंगे और ये अब हमारा कोड जो है वो सही हो जाना चाहिए विदाउट एनी एरर्स। इसको रन कर लेना चाहिए। अभी तो कोई वैल्यू अब उसने क्योंकि यहाँ पे अपने सी इन किया हुआ है ना, तो ये हमसे एक वैल्यू के लिए उसने प्रॉम्प्ट किया कि हम इसको कोई वैल्यू दे दें, तो हम इसको वैल्यू कोई भी दे देते हैं रैंडम वैल्यू। और बस उसने टेम्प सी आउट करा दिया, कोई वैल्यू सी आउट नहीं हुई, तो बेसिकली आपका कोड जो है वो अब जो है वो फ्री ऑफ एरर्स है। तो ये हमारी डेटा टाइप्स थी सारी, और आई होप आप लोगों को समझ आई हो। बाकी एक चीज़ जो रह गई थी वो ये थी कि मैंने कमेंट्स में देखा था, कल किसी बच्चे ने क्वेश्चन किया था अनसाइंड वाले का, वो मैं बस आपको बता देता हूँ क्या होता है। तो अब वो मेरे ख्याल हर पैट को पढ़ाया नहीं गया अभी तक, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को एक थोड़ा सिंपल सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि अच्छा अब डेटा टाइप्स में आगे एक होती है इन्हीं की मॉडिफाइड डेटा टाइप्स। जैसे मैं आपको बताया था ना, एक लॉन्ग इंट होता है, वो उसकी बेसिक हम उसको एक्सीड कर लेते हैं वैल्यूज को। अच्छा अब एक इंटीजर में आ जाती है, अभी आप बेसिक रखें इसको बिल्कुल इंटीजर पे रहें। इंटीजर में आती है साइंड इंटीजर और एक होता है अनसाइंड इंटीजर। अब जो साइंड इंटीजर होता है ना, उसका ये होता है कि साइंड इंटीजर जो होता है उसके नाम से पता चल रहा है कि वो उन साइंस को ना वैल्यू देता है। अब बस आप इस तरह याद रखें कि उस साइन को एक्सेप्ट करेगा। अगर आपने कोई इंटीजर के साथ लिखा है -4, तो वो उसको एज -4 लेगा। अगर यही चीज के साथ मैं लिख दूं अनसाइंड, तो वो बेसिकली क्या करता है, उस नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देता है। ठीक है, और वो उसको एज अ पॉजिटिव, अब मैंने बेशक वहाँ -4 लिखा है, वो उसको लेगा +4 ही। ठीक है, तो उसका शॉर्ट आ जाता है, शॉर्ट के साथ आप इंटीजर लिख दें तो वो इंटीजर की रेंज को स्मॉल कर देगा, उसको लिमिट कर देता है 327,676 से। और अगर आप अनसाइंड शॉर्ट लिख दे तो वो उसी की अनसाइंड वैल्यू, मतलब सारी जो पॉजिटिव वैल्यूज है उनके लिए उसको शॉर्ट कर देता है 0 से 65535 तक के लिए उसको लिमिट कर देता है। तो बस वो हमारी एक कह लें आप रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ती है साइंड और अनसाइंड की कभी-कभी, तो उसमें फिर ये यूज़ होता है। वैसे तो हम नहीं लिखते, क्योंकि अगर आप कुछ भी ना लिखें इंटीजर के साथ तो वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वैल्यूज लेता है। लेकिन अगर आप अनसाइंड लिख दें, जैसे उनका क्वेश्चन था अनसाइंड शॉर्ट इंट था और उसकी उन्होंने वैल्यू लिखी थी इज इक्वल टू -323,767। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था। अच्छा, अब होता ये है कि मैंने आपको बताया कि जो शॉर्ट की रेंज होती है ना, वो होती है 323,767, वो ही उसकी रेंज होती है, मतलब उससे वो एक्सीड नहीं करता। नेगेटिव टू पॉजिटिव वो ही होती है। ठीक है, अब आपने ये चीज़ लिख दी। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या कराया था, एक सेकंड में उसके कमेंट्स में, अच्छा आपने उसको उसमें +1 किया, +10 किया था if I'm not wrong, तो Jawad, just a reminder, we will be moving on to the next session in about 5 minutes, all right? ओके, मैं मुझे बस वो मेरा वो कर लेता हूँ। No worries, take your time. यही क्वेश्चन था। ओके, शायद मैं चेक कर लेता हूँ, सॉरी। I'll help you with the questions. थैंक यू सो मच। अच्छा, एज अच्छा, ये आपका क्वेश्चन था। ओके, आपने इसको वैल्यू साइन कर दी थी। ठीक है, और इसको आपने अच्छा, बस इसका मैं आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट ये दे दूं कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है, इसका बैकएंड पे ये हो रहा है कि 32767 में आपको बताइए इसकी रेंज है। तो अगर आप इसमें कोई वैल्यू ऐड करें, जैसे अब यहाँ पे हम +10 करें, तो वैसे तो ये होता है क्योंकि ये अनसाइंड है। ठीक है, अब अनसाइंड में आपको बताया ये नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देता है। अब यहाँ पे अगर साइन लिखा होता ना, तो ये इसमें से 10 माइनस कर देता, क्योंकि वो नेगेटिव वैल्यू है, तो उसमें हम 10 ऐड करेंगे तो बेसिकली वो मेरे ख्याल 57 हो जाएगी उसकी वैल्यू। अभी क्या है, अनसाइंड है, नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव साइन को इग्नोर करके पॉजिटिव में चला जाएगा, और उसके बाद जब उसमें 10 ऐड करेगा, अब क्योंकि ये हमारी लिमिट है तो ये ओवरफ्लो कर जाएगा कोड। आपका कोड ओवरफ्लो करेगा तो कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर उसकी बाइनरी में जाएगा, उसका टूज कॉम्प्लीमेंट लेगा। टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सबसे पहले आप जो भी उसकी बाइनरी, आप इसको इस वैल्यू को बेस 2 में कन्वर्ट करें, उसकी बाइनरी दे देगा। उन सारे बिट्स को आप चेंज कर दें, जो भी बिट्स हैं उनको आप इन्वर्ट कर दें, मतलब जो 1 है उसको 0 कर दें। ये आपका क्या 1's कॉम्प्लीमेंट, इसी में आप +1 करें तो ये उसका 2's कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। और जो उसकी 2's कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू आएगी वो बेस 2 में होगी, आप उसको वापस कन्वर्ट करते हैं बेस 10 में, बेसिकली जो आपका डेसिमल होता है, तो उसका आपको आंसर दे देगा 32779। तो बस ये इसकी बेसिक्स इंप्लीमेंटेशन थी। अगर पेपर में आता है तो आप लोग बस इसका 2's कॉम्प्लीमेंट ले लें,
ये आपका क्विज का क्वेश्चन था, इसलिए मैंने कहा आप लोग एक्सप्लेन कर दूँ, और बस यही था। तो थैंक यू सो मच, एंड आई होप आप लोगों को डेटा टाइप समझ आ गई होगी, एंड बेस्ट ऑफ लक Do फॉर you have any questions for Jawad related to data types? Okay. Thank you so much, Jawad. Now we'll be moving on to our next session. Do we have Saad here? Assalamualaikum. Am I audible? Yes, wonderful. Why don't you take it over? Okay. Assalamualaikum everyone. I'm Saad, CS22 batch. So I'm gonna be covering the ASCII values. So let me share the screen. Okay, before we move on, we have a question. Can you explain two's complement? Umar, so basically, have you studied one's complement in class or FSC or A levels before? Two's and one's complement? I will get to this in a bit after. If Saad can cover this, one I will get to this question at the end of the session. अच्छा, तो एवरीवन ये एक ASCII टेबल होता है, ये आप गूगल करें तो आपको मिल सकता है आराम से। तो जब आप कैरेक्टर टाइप से डील कर रहे होते हैं ना, तो आपको ये टेबल याद रखना ज़रूरी है, ठीक है। वो भी हम एग्जांपल्स इसका डिस्कस करते हैं तो उसमें पता चल जाएगा कि क्यों ज़रूरी है। इसमें आपको बेसिकली पूरा टेबल नहीं याद रखना, वो तो मुश्किल हो जाएगा। आपको बस ये जहाँ पे 65 नज़र आ रहे हैं ना, जो ए के साइड पे लिखा हुआ है, ये आपको बस पता होना चाहिए कि 65 से आपकी कैपिटल ए में वैल्यू शुरू हो जाती है, ठीक है, और ये जाती है फिर जहाँ पे जेड है 90 तक चली जाती है, ठीक है, और 97 से आपकी स्मॉल अल्फ़ाबेट शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बस आपको याद रखना है। और हाँ, ये भी आपको याद रखना होता है कि 48 से आपके डिजिट शुरू होते हैं 0 से लेकर 9 तक, ठीक है। तो बस ये आपको थोड़ा बहुत इनके स्टार्टिंग पॉइंट से याद रखें, एंडिंग पॉइंट आपको पता चल जाएगा। तो ये बस आपको याद रखना है। चलो अभी हम एग्जाम्पल्स की तरफ आते हैं। शेयर द स्क्रीन। स्क्रीन शेयर हो रही है? अच्छा, कैन एनीवन कंफर्म कि स्क्रीन शेयर हो रही है कि नहीं? हाँ जी, हो रही है। ओके, थैंक यू। अच्छा, तो ये अब आपका बेसिक कैरेक्टर डाटा टाइप का एक मैंने कोड लिखा हुआ है जो एक वेरिएबल बना रहा है p1 का, और उसके अंदर मैं सिंगल कोट्स में a की वैल्यू असाइन कर रहा है, ठीक है। तो ये सिंपली क्या करेगा, आपकी एक a जो है वो कैरेक्टर उसको स्टोर कर देगा v1 में। अब अगर मैं इसको आउटपुट करूँ v1 को, तो मेरे पास आ जाएगा कैपिटल ए आ जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली जो भी चीज़ आप इन सिंगल कोट्स में आप लिख लेंगे ना, तो वो उसको एज इट इज स्टोर कर लेगा। तो कोई भी कैरेक्टर हो सकता है, ज़रूरी नहीं हो कोई हो, वो मैं एक इस ब्रैकेट को भी स्टोर कर सकता हूँ। फॉर इंस्टेंस ये मैंने एक ब्रैकेट स्टोर कर लिया, तो ये इसको एज इट इज स्टोर कर लेगा, और वो देखिए इसको सी आउट करा देगा। तो ये है कि बस ये याद रखना कि सिंगल कोट्स में अगर आपको कोई भी एक कैरेक्टर स्टोर किया ना, तो वो उसकी आस्की में कोई नहीं जाएगा, वो बस सिंपली उसको स्टोर कर लेगा, ठीक है। उसके बाद हम फर्दर आ जाते हैं अगले एग्जाम्पल पे। देखिए जिस तरह यहाँ मैंने 5 स्टोर किया है सिंगल ब्रैकेट्स के अंदर, और उसको मैं सी आउट करा रहा हूँ, तो ये भी मुझे 5 आउटपुट करके दे देगा, ठीक है। इसमें कोई भी आस्की का कोई काम नहीं हुआ, ठीक है। तो अच्छा, अभी हम यहाँ पर आए हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, इसको मैं अभी हटा देता हूँ। अच्छा, अभी मैंने आपको पीछे दिखाया था आस्की टेबल, उसमें 65 के अगेंस्ट कैपिटल ए था, ठीक है। अब अगर आप कैरेक्टर डाटा टाइप है आपके पास, और उसमें आपने एक इंटीजर वैल्यू स्टोर किया है, ठीक है। तो कैरेक्टर टाइप तो इंटीजर वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करते, तो वो ये समझेगा कि आपने उसको आस्की वैल्यू दी है, और वो इसकी आस्की के अगेंस्ट जो कैरेक्टर होगा उसके पास, फॉर इंस्टेंस जैसे यहाँ पे मैं आस्की टेबल खोल लेता हूँ, ये इसके अगेंस्ट ये 65 के अगेंस्ट कैपिटल ए था, तो वो कैपिटल ए आउटपुट करके दे देगा जब इसको मैं सी आउट कराऊंगा। ये देखा कैपिटल ए आ गया। तो यही बस मेनली आस्की का चक्कर होता है कि जब भी कैरेक्टर डाटा टाइप के अंदर कोई इंटीजर वैल्यू जा रही हो, तो वो उसके अगेंस्ट उसकी आस्की
एज कैरेक्टर होती है, आस्की के अगेंस्ट जो कैरेक्टर होता है वो आपको आउटपुट करा के दे देगा। ठीक है, तो अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल में मूव करें अच्छा, ये अभी जवाब ने भी डिस्कस किया था कि आप कैरेक्टर्स को ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब आप कैरेक्टर्स को सीधा सीधा ऐड नहीं करते। ठीक है, जो इनके अगेंस्ट आस्की की वैल्यूज होती है ना, आप उनको ऐड करते हो। फॉर इंस्टेंस देखें, जिस तरह ये मैंने कैपिटल ए, जी स्क्रीन में आ रही है। अच्छा, मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ। अच्छा, शेयर हो रही है? नहीं, ठीक है, तो मैं क्या कह रहा था कि अभी जैसे जवाब ने डिस्कस किया कि आप कैरेक्टर्स को ऐड कर सकते हो। ठीक है, उसका ये मतलब नहीं है कि आपने कैपिटल ए और स्मॉल ए को ऐड कर दिया। टू द क्वेश्चन, तो अच्छा, तो ये क्या करेगा कि ये जो कैपिटल ए की जो आज की वैल्यू होगी, जिस तरह 65 है, यहाँ मुझे विजुअल स्टूडियो शो कर रहा है कि उसके अगेंस्ट 65 है, और स्मॉल ए की जो वैल्यू है, जो आज की उसकी वैल्यू 97, उनको जो है ये वो सम कर लेगा, और उसका मुझे जो आंसर इंटीजर आंसर होगा ना, मुझे वो देगा। तो जिस तरह हम 65 और 97 को प्लस करें, तो उससे जो हमारे पास आंसर आता है वो हमारे पास यहाँ पे आउटपुट हो जाएगा, जो है 162। ये आपसे ट्राई रन में बहुत बेसिक लेवल पे यूं ही होगा। ठीक है, कोई एडवांस आपको नहीं है, बस अब मैंने आपको बताया ना, आपको आस्की याद होनी चाहिए कि कैपिटल लेटर्स कहाँ से शुरू हो रहे हैं, स्मॉल लेटर्स कहाँ से शुरू हो रहे हैं, और आपके जो है जो नंबर्स जो है वो कहाँ से शुरू हो रहे हैं आस्की टेबल में, तो वो आप इजीली ये इनको कर लेंगे। ठीक है, तो हम आगे जाते हैं। अच्छा, हाँ, ये तो वही एग्जाम्पल जो मैंने पहले कल करा दिया। अच्छा, ये यहाँ पे ये है कि एक मैंने एक कैरेक्टर वेरिएबल बना लिया फर्स्ट कैरेक्टर के नाम से, उसके अंदर मैंने कैपिटल ए स्टोर करा दिया एज ए, उसकी आज की वैल्यू जो है हमारे पास 65। ठीक है, अब और मैंने एक सेकंड कैरेक्टर बनाया, उसके अंदर मैंने क्या किया कि फर्स्ट कैरेक्टर प्लस 3 कर दिया मैंने। ठीक है, तो अब इसके अगेंस्ट जो आज की वैल्यू है 65, उसमें 3 ऐड होगा। ठीक है, और वो जो वैल्यू होगी 68, वो उसके अगेंस्ट जो कैरेक्टर होगा मेरे पास, वो मेरे पास सेकंड कैरेक्टर में स्टोर हो जाएगा। इसको हम सीआर कराते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ये मुझे कैरेक्टर अटैच करेगा डी। जिस तरह ए में 3 ऐड किया, बी, सी और डी, तो इसी तरह है कि वो डी जो है वो सेकंड कैरेक्टर में स्टोर हो गया है, और उसको हमने उसको आउटपुट कर दिया। तो हम आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ भी वही उसी तरह हो रहा है कि मेरे पास ए जो है उसके अंदर, अच्छा अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है अगर इंटीजर डेटा। जी जी सर, लास्ट क्वेश्चन में आंसर 68 नहीं होना चाहिए? कौन सा क्वेश्चन, ये वाला? हाँ जी। नहीं, 68 नहीं होगा ना, क्योंकि देखो मैं जो है एक ये कैरेक्टर का जो वेरिएबल है ना, इसको सी आउट करा रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं इसको देखो, इसको मैं अगर इस चीज़ को सी आउट कराता ना, तब 68 होता है। अगर मैं इसको यहाँ पे इसकी जगह रिप्लेस कर दूँ, देखो अब मेरा आंसर आएगा 68, क्योंकि अब मैंने उसकी आस्की वैल्यू को प्लस करके उसके अंदर सी आउट करा दिया। देखो अब आंसर 68 आ गया। पहले मैं क्या कर रहा था, एक कैरेक्टर वेरिएबल जो था उसको मैं सी आउट कर रहा था, तो उसके अंदर तो मुझे कैरेक्टर ही मिलेगा ना, तो इसलिए वो तब डी कैरेक्टर आता। अब मैंने देखो उसकी सिंपल प्लस करके सी आउट कराया था, सी आउट करा के तो मुझे वो कैरेक्टर नहीं देगा, वो तो मुझे जो उसके अगेंस्ट वैल्यू बन रही होगी वो वैल्यू सी आउट करा देगा। ठीक है, क्लियर हो गया? यस सर, थैंक यू। ठीक है, अच्छा, अब मैं बता रहा था कि जब इंटीजर डाटा टाइप हो और कैरेक्टर डाटा टाइप हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज आपको आस्की की समझ आ रही हो कि क्या। जैसे मैंने अब एक ए वेरिएबल लिया है जिसकी डाटा टाइप इंटीजर है, उसके अंदर मैंने 101 स्टोर करा दिया। ठीक है, अब एक मैंने कैरेक्टर डाटा टाइप लिया है बी, जिसके अंदर मैं ए की वैल्यू ले रहा हूँ 101 और उसके अंदर 20 ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे पिछले सवाल में हुआ था बिल्कुल उसी तरह अब ये वैल्यूज ऐड होंगी
ठीक है। अब इसके अगेंस्ट 121 बनेगा। अब 121 के अगेंस्ट जो आस्की टेबल के अंदर कैरेक्टर होगा ना, वो मेरे पास सी आउट होगा, क्योंकि यहाँ पे मैं कैरेक्टर वेरिएबल सी आउट करा रहा हूँ। तो इसको हम रन करें तो हमारे पास इसके अगेंस्ट जो कैरेक्टर होगा, जैसे y है, तो वो y हमें सी आउट हो जाएगा। अगर उसी तरह का मैं सिंपल ये पोर्शन सी आउट कराता, ठीक है, तो वो मुझे बस एक इंटीजर रिटर्न कर देता जो 121 था। बस ये है इसमें। अच्छा, अब जल्दी से नेक्स्ट बात हम कर लेते हैं। अच्छा, एक और आपको जो आइस की याद रखनी है वो है ये जो 32 आइस की है ना, ये होती है स्पेस की। 32 जो है ये स्पेस की आस्की होती है, जो आपका होता है ना स्पेस, उसकी आस्की होती है। तो अब मैंने यहाँ पे उसको 32 स्टोर करा दिया बी के अंदर। तो यहाँ पे इसके अगेंस्ट स्पेस है, तो देखें मैं सी आउट करा लूँ ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और फिर ए की वैल्यू। अब इसमें यहाँ पे मैंने कहीं स्पेस नहीं दी, लेकिन जब मैं इसको रन करूँगा तो मेरे पास इन दोनों के दरमियान स्पेस आ जाएगी। जैसे देखिए यहाँ पे इन दोनों के दरमियान एक स्पेस आ गया, क्योंकि ये 32 जो थी ये स्पेस की आस्की थी, तो उसने उसके अगेंस्ट जो स्पेस भी एक कैरेक्टर है हमारे पास, वो कैरेक्टर था, वो उसने यहाँ पे उसको सी आउट करा दिया, तो हमारे पास यहाँ पे एक स्पेस आ गई। किसी का सवाल है? Rohan, we are recording this section. We will be sharing with all the resources and the recording details with you. Saj, you can continue. I don't Okay. think I have any question. ठीक है, तो बस सिंपल सी आपकी आस्की की मैनिपुलेशन है। आपको बस ये कुछ चीज़ें आस्की टेबल में याद रखनी है, और उसके अगेंस्ट आप बिल्कुल बहुत इजीली कर सकते हैं। ये इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता, ये वाले सवाल तो हर कोई कर लेता है। अच्छा, अब जिस तरह यहाँ पे अच्छा, जिस तरह अभी मैंने बात की कि स्पेस की आस्की है, ये स्पेस की नहीं है, ये मैंने गलत लिखा है। ये जो है आपके पास 10 जो होती है, ये न्यू लाइन की आस्की होती है। ठीक है, अब पिछले मैंने 32 ली थी तो उसने स्पेस डाल दी थी। अब यहाँ पे मैंने 10 लिया तो वो न्यू एक नई लाइन डाल देगा ए और ए के आउटपुट के दरमियान। तो इसको हम रन करें तो ये देखो, इसने एक नई लाइन डाल दी, जहाँ हालांकि यहाँ पे मैंने बैक स्लैश एन या एंडल नहीं डाला था इनके दरमियान में, तो उसने एक न्यू लाइन डाल दी, क्योंकि 10 के अगेंस्ट आस्की वैल्यू थी वो न्यू लाइन की थी। तो इस तरह हो गया। अब ये जो मैंने एक कमेंट की बीसी आउट, इसको करें तो देखिए क्या होता है। अच्छा, अब इसके अगेंस्ट 75 क्यों आया? क्योंकि जिस तरह मैंने पहले बताया था, अब यहाँ पे मैं कोई कैरेक्टर वेरिएबल को आउटपुट नहीं करा रहा। ठीक है, तो वो सिंपली एक ही जो आस्की वैल्यू होगी 65, उसको वो ऐड कर देगा जो अभी हमने पढ़ा न्यू लाइन की आस्की है 10, तो 75 आउटपुट आएगा, वो 75 को हमें वो ये रिटर्न करा देगा। अगर मैं यहाँ पे सी आउट ना लिखता, अगर मैं यहाँ पे इसी तरह कैरेक्टर बी लिख देता और उसके अगेंस्ट ये लिख दूँ, अब क्या करेगा कि वो अब जो 75 के अगेंस्ट जो आस्की वैल्यू बनती है वो मुझे आउटपुट करा देगी। इसको हम रन करते हैं, आपको समझ आ जाएगी। देखो, इसके अगेंस्ट के वैल्यू थी तो उसने मुझे के रिटर्न ही डाल दिया। तो बस ये सिंपल सा डिफरेंस है। अगर मैं वेरिएबल सी आउट करा रहा हूँ तो वो कैरेक्टर जो होगा आस्की के अगेंस्ट वो दे देगा, और अगर मैं सिंपली जो वो है जो मैं अरिथमेटिक परफॉर्म कर रहा हूँ इस तरह की, अगर वो सिंपली सी आउट वो होती तो वो मुझे उसके अगेंस्ट उसकी इंटीजर वैल्यू मिलेगा। जिस तरह अगर मैं इसको इंट में कन्वर्ट कर दूँ तो वो मुझे अब के की बजाय जो इसकी अगेंस्ट इंटीजर वैल्यू बनती है मुझे वो दे देगा 75 जो पहले आ रहा था। तो बस ये बिल्कुल सिंपल सा ही है, इसमें कोई करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये भी यही है कि सिंपली कैरेक्टर मैंने लिया, 50 के अगेंस्ट जो आस्की वैल्यू होगी वो मुझे ये रिटर्न करा देगा। अच्छा, 50 के अगेंस्ट, अच्छा मैंने यहाँ 50 लिखा था तो यहाँ पे 2 क्यों आया? जैसे अभी मैंने बताया कि हमारे पास डिजिट्स की भी आस्की होती है। ठीक है, डिजिट्स की आस्की जो है वो 49 से शुरू होती है। 49 जो के अगेंस्ट जो आस्की होती है होती है 0। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे मैं 49 करता तो मेरे पास 0 आउटपुट आता। 50 सॉरी 0 नहीं होती, 1 होती है।
अच्छा, तो इस तरह मैंने 50 किया तो 2 आ गया, 51 करता तो 3 आ गया। इस तरह 9 तक ये जो आज की वैल्यूज़ होती हैं इसके अगेंस्ट इंटीजर वैल्यूज़ भी स्टोर्ड होती हैं एज ए कैरेक्टर। ठीक है, होप ये भी समझ आ गई होगी आपको, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, अब ये थोड़ा सा बड़ा कोड है लेकिन कॉन्सेप्ट वही है जो मैंने पीछे बताया है। इसको देख लेते हैं जल्दी से। एक मैंने एक कैरेक्टर वेरिएबल बनाया कैरेक्टर 1 के नाम से, उसके अंदर मैंने कैपिटल ए स्टोर कर दिया। तो इसकी आज की वैल्यू क्या है 65, वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, अब जिस तरह ये बैकस्लैश टी होता है, ये होता है टैब के लिए, टैब स्पेस के लिए। इसकी आज की वैल्यू होती है 9। ठीक है, और ये एक 5 है, इसकी आज की वैल्यू है 53। ठीक है, अब एक मैंने बैकस्लैश एन, अच्छा मैं इनको यूं भी स्टोर करता हूँ। तो मैं इसकी जगह इसकी आज की वैल्यू लिख सकता हूँ, लेकिन मैं इसकी जगह सिंगल कोट्स लगा के मैं उसकी एस्केप सीक्वेंस भी लिख सकता हूँ। जैसा मैंने बैकस्लैश और बैकस्लैश एन लिखा, पीछे मैं सिर्फ इसकी न्यू लाइन की आज की वैल्यू यूज़ करा था 10। तो ये दोनों तरीके होते हैं आपको कैरेक्टर वेरिएबल्स कैरेक्टर के अंदर स्टोर कराने के। और एक कैरेक्टर 5 बनाया जो जिसके अंदर ए स्टोर भी है। अब इस तरह मैं कैरेक्टर 1 सी आउट कराऊंगा तो इसके अगेंस्ट जो ए है उससे आउट हो जाएगा। कैरेक्टर 2 कराऊंगा, एक टैब स्पेस प्रिंट हो जाएगी। फिर मैं ये कैरेक्टर 3 से आउट कराऊंगा तो उसकी जगह 5 से आउट हो जाएगा, और ये एक न्यू लाइन लगा देगा, और ये एक स्मॉल ए से आउट कर देगा। तो इसको हम रन कर लेते हैं तो बहुत ईजीली हमें पता चल जाएगा। ये जिस तरह हमने लिखा था उसी तरह हो गया। ठीक है, तो इसी तरह आपके पास आउटपुट वाले सवाल आ सकते हैं। उसके अंदर वो आप कैरेक्टर के अंदर या तो इसी तरह सीधा सीधा सिंगल कोट्स के अंदर कैरेक्टर डाल देंगे, या तो वो उसकी आज की वैल्यू इसकी जगह डाल देंगे, या फिर इसमें 65 लिख देंगे इसकी जगह, लेकिन आउटपुट जो है वो यही आएगा। ठीक है, अच्छा आप अगला देखते हैं। अच्छा, अभी जवाब ने वो एंड पे डिस्कस किया है वो जो इनकी अनसाइंड और साइंड है, तो मैं इसका भी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसकी भी जिस तरह बाकी डाटा टाइप्स की वो होती है, एक रेंज होती है, उस तरह इसकी भी रेंज है। ठीक है, वो -1 अगर आप सिर्फ कैरेक्टर 4 लिखते हो तो वो साइंड और अनसाइंड दोनों को कॉम्पनसेट कर लेता है। वो -127 से 127 भी जा सकता है, वो 0 से 255 भी जा सकता है। Excuse अगर me, आप जी सर लास्ट पे आपने जो स्टेप बताया था पिछले वाले कोड में, वो दोबारा बता दें। लास्ट वाला स्टेप या सारे लास्ट वाला एंड पे जो आपने किया था। अच्छा, इसमें यही है कि मैंने एक वेरिएबल्स बना लिए हैं। मैं पूरा समझा देता हूँ। ये मैंने एक वेरिएबल्स बना लिए, कैरेक्टर 1, कैरेक्टर 2, कैरेक्टर 3, कैरेक्टर 4, कैरेक्टर 5। ठीक है, तो इसके अगेंस्ट मैंने इनको सिंगल कोट्स के अंदर इनकी कैरेक्टर की वैल्यू दे दी है। मैंने अब यहाँ पे आज की वैल्यू नहीं दी। सिंगल कोट्स के अंदर मैंने बताया जो भी मैं लिखता हूँ वो कैरेक्टर, मैं समझो कैरेक्टर ही दे रहा हूँ, मैं कोई आज की वैल्यू नहीं दे रहा जिसके अगेंस्ट कोई कैरेक्टर पड़ा है। ठीक है, तो इसके अगेंस्ट मैंने बस सिंपल इनको सिंगल कोट्स में कैरेक्टर दे दिया। अच्छा, मैंने बताया था कि आप एस्केप सीक्वेंस जो आपकी /t/n होता है, तो इस तरह भी आप उसको वैल्यू दे सकते हो। आप इसकी डायरेक्ट आज की वैल्यू भी दे सकते थे जिस तरह 9, और इसकी जो 10 होती है, यहाँ आप सिंगल कोट्स में करके इसको आप कैरेक्टर दे सकते थे। ठीक है, अब ये मैंने सारे वेरिएबल बना लिए और फिर इनको मैंने सी आउट करा दिया। तो कैरेक्टर 1 सी आउट करूँगा तो वो ए प्रिंट कर देगा। कैरेक्टर 2 जो जिसके अंदर /t था वो एक टैब की स्पेस सी आउट कर देगा, और कैरेक्टर 3 उसके अंदर 5 पड़ा था वो 5 सी आउट कर देगा। कैरेक्टर 4 एक न्यू लाइन का एस्केप सीक्वेंस उसके अंदर सेव थी तो वो एक न्यू लाइन कर देगा, और कैरेक्टर 5 के अंदर उसने ए बनाया था तो वो सिंपली इसको सी आउट कर देगा। जिस तरह इसको हमने रन किया तो हमारे पास ये इसका आउटपुट भी आ गया हमारे पास ये। ठीक है, आई होप अब समझ आ गई होगी आपको। ये बहुत सिंपल से है। अभी इसमें नहीं, जब आगे जाके आप टाइप कास्टिंग पढ़ोगे ना तो उसमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं कि वो टाइप कास्ट कर देते हैं, तो तब आपको पता नहीं चलता कि मैंने आज की वैल्यू यूज़ करनी है या इंटीजर वैल्यू यूज़ करनी है। ये तो बहुत सिंपल सा ही है कि आपको कैरेक्टर दिया हुआ है, कैरेक्टर ही सी आउट हो रहा है तो आपने उसको कैरेक्टर ही सी आउट कर देना है। और अगर सिंपल ये चीज़ सी आउट होती एक कैरेक्टर वेरिएबल के अंदर ना होती तो उसके अगेंस्ट वो बस उसकी आज की वैल्यू सी आउट कर देगा। अच्छा, मैं बता रहा था कि इसकी भी एक रेंज होती है जो जिस तरह बाकी डाटा टाइप्स की होती है। अगर आप अनसाइंड कैरेक्टर यूज़ करते हैं तो वो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ लेगा 0 से 255 तक, और अगर आप साइंड या साइंड लिखते हैं तो वो नेगेटिव साइड को भी कम से कम सेट कर लेगा। वो -157 से लेकर 127 तक ये 1 बाइट की मैक्सिमम वैल्यूज़ होती है जो 1 बाइट के अंदर स्टोर हो सकती हैं। तो ये उस तरह कर लेगा। तो अगर जिस तरह अगर मैं फॉर इंस्टेंट अब ये जो है ना
ये क्या करेगा, मैंने बताया था कि अब ये मैंने इसको कोई आस्की वैल्यू दी है -120, अब मैंने इसको कोई कैरेक्टर नहीं दिया, ठीक है। तो इसके अगेंस्ट जो भी कैरेक्टर होगा ना वो सी आउट कर देगा, ठीक है। अब इसके अगेंस्ट जो कैरेक्टर्स होते हैं वो रीडेबल नहीं होते, तो इस तरह वो जो आपको ये क्वेश्चन मार्क्स उसने बना के दे दिया कि मतलब उसको नहीं पता कैरेक्टर कौन सा, ठीक है। तो इतना आपको जाने की जरूरत नहीं है, बस जो बेसिक मैंने बताया ना आपको, कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स और जो डिजिट्स होते हैं, और इस तरह जो आपकी न्यू लाइन की आस्की है, जो टैब की आस्की है, इसको आप बस एक दफ़ा देख लेना, क्योंकि इसी में से ड्राई रन आते हैं। और इस तरह नहीं आपके पास कोई बहुत ही अजीब सी वैल्यू दे दी और उसके अगेंस्ट आपको कह रहे हैं कि आप इसका कैरेक्टर सी आउट करो या इसकी आस्की दिखो, तो ये नहीं आते, बस यही आते हैं आपको जो मैंने बताया मेन। तो बस ये आस्की में यही था, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप बस एक दफ़ा टेबल देख लें तो आपको समझ आ जाएगी, और ये जो सवाल मैंने किया ये आप देख लेंगे तो बिल्कुल आपको समझ आ जाएगी। तो किसी के क्वेश्चंस हैं तो मुझे बता दें, मैं उनको देख लेता हूँ। अच्छा, ये आउटपुट जो अभी मैंने लास्ट वाला लिखा है, इसका तो आउटपुट जो है ना -120 के अगेंस्ट जो है ना, जो नॉर्मल आस्की टेबल होता है ना उसके उसमें तो नहीं लिखी हुई वैल्यू, ठीक है। इसके लिए एक एक्सटेंडेड आस्की टेबल होता है, ठीक है, वो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसका बस इस तरह का आउटपुट आपसे लिखवाएंगे नहीं, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि क्योंकि वो ऐसे स्पेशल सिम्बल्स होते हैं, वो आउटपुट करके दे देते हैं। तो यहाँ पे इसने एक क्वेश्चन मार्क सा ये आउटपुट कर दिया, ठीक है। तो ये है कि ये बस मैंने बस बताने के लिए किया कि इसकी रेंज होती है -120, तो ये नेगेटिव नंबर को भी कंपनसेट कर लेता है। लेकिन आपको जो याद रखने हैं वो वही याद रखने हैं कि 65 से आप कैपिटल लेटर शुरू होते हैं, 97 से स्मॉल लेटर शुरू होते हैं, और डिजिट्स जो जहाँ से शुरू होते हैं वो आपको वैसे याद होना चाहिए। Okay, we have some questions, Saad. Why don't we take them? या श्योर, Has your session ended? हाँ बस हो गया। Okay, wonderful. We have 2-3 questions. First from Zen. Ranges भी याद रखनी है. रेंजेस आपको हाँ रेंजेस याद रखनी होती है, क्योंकि जो वो डाटा टाइप्स वाले सवाल होते हैं उसके अंदर वो बहुत बड़ी वैल्यू दे देते हैं, ठीक है। तो उसमें फिर आपको रेंजेस का याद रखना ज़रूरी है। ठीक है, wonderful. Then we have a question. ASCII table data type को देखते हुए हर data type का अलग होता है? नहीं, सिर्फ कैरेक्टर डाटा टाइप के लिए होती है आस्की टेबल, बाकी इंटीजर्स, फ्लोट्स के लिए वही जो आप वैल्यू देते हैं वो यूज़ होती है, उसके लिए ठीक आस्की नहीं होती। है. Then we have a question. I think those are the question for Saad. ठीक है। Any other questions that you guys have, please put them in. Okay. No. Thank you so much, Saad. That was a wonderful session. Thank you so much for giving your time, and I hope everyone learned something new. So now we'll be moving on to our next session. It's by Atif. Atif, why don't you take the screen now? Assalamu alaikum. My name is Atif. I am a 22 batch CS student and I'll teach you selection structures. तो सबसे पहले मैं चैट से ये पूछना चाहता हूँ कि do you have any idea about selection structures or why would we use it in our programs? सोचो ज़रा क्यों आप इस्तेमाल करोगे कि why would you make some decisions in your quota? So we have an answer: to improve efficiency. To maybe improve efficiency, मैं नहीं कहूँगा कि you're saying it 100% correct, but maybe if I want to make my code a bit user interacted या फिर कंट्रोल फ्लो में उसका शिफ्ट करना चाहता हूँ, तो मैं ये कह सकता हूँ कि C++ में सिलेक्शन होती है, that may be a process of making decisions. कि maybe if I want to write a program in which I want to take some decisions कि अगर हाँ यूजर मुझे कुछ इनपुट देता है उसके अगेंस्ट कोई और आउट इनपुट हो, तो मे भी हमें कंडीशनल स्टेटमेंट इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। ये पढ़ाने से पहले मैं अपने प्रीरेक्विजिट पे ये समझता हूँ कि आप लोगों ने क्लासेस में एफएल्स या फिर कंट्रोल स्ट्रक्चर्स पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े तो विल जस्ट स्टार्ट इट ऑल ओवर अगेन, तो मसला नहीं होगा। सपोज करो इफ यू आर हैंडलिंग डिफरेंट सिनेरियोज इन योर कोड कि आप एक रोड पे जा रहे हो एंड यू आर मेकिंग डिसीजंस बेस्ड ऑन द सिनेरियोज यू आर प्रोवाइडेड। तो अगर आप कहते हो कि यू विल मूव फॉरवर्ड ऑन द रोड ओनली इफ
देयर इज नो रेन। रियल वर्ल्ड में तो ये बात बिल्कुल सही लगती है कि हाँ मैं आगे तभी जाऊंगा जब आगे रोड पे बारिश नहीं होगी। बट हाउ वुड आई इनकोड इट इन माई कोड फाइल? अभी तक हम जो बातें पढ़ रहे थे वो क्या थी? वो एक थी कि हम डाटा बनाते किस तरह थे, मेमोरी को मैनिपुलेट किस तरह करते थे, एंड दैट वाज इट। वी वर नॉट मेकिंग एनी डिसीजंस। हम सिंपल लॉजिक लगाते थे, वैल्यूज प्रोवाइड करते थे और उनका आंसर निकालते थे। लेकिन अब हमारे जो गोल्स कंप्लीटली चेंज हो गए कि वी वांट आवर प्रोग्राम टू मेक डिसीजंस। तो हाउ वुड वी टेक डिसीजंस? वी विल टेक डिसीजंस यूजिंग आवर सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स। सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स क्या होता है? सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स बेसिकली वो कीवर्ड्स होंगे जो कि आपके प्रोग्राम को अलाउ करेंगे बेस्ड ऑन सम यूजर इंटरेक्टेड इनपुट्स कि आप डिसीजन ले लो। याद रखना, सी प्लस प्लस में वी हैव 3 टाइप्स ऑफ सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स। आगे मूव करने से पहले मैं चैट से पूछता हूँ कि यार आपको आइडिया हुआ कि व्हाई वुड वी यूज सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स? चैट में येस और नो के आंसर बता दो सो आई मूव फॉरवर्ड। Do we have any volunteers? You can also open up your mic if you want. Okay, we don't have any volunteers as चलो of चलो मैं कहता हूँ कि आप लोग से समझ आ रही। चलो लेट्स सी के इफ आई वांट टू टेक डिसीजंस इन माय प्रोग्राम, व्हाट पॉसिबल अप्रोचेस कैन आई टेक? आई मे मेक अ अगर मगर सॉल्यूशन कि मैं रियल वर्ल्ड में बोलूं अगर ये काम होता है या मगर ये काम नहीं होता है। तो अगर मगर की बातों में मैं कर सकता हूँ, लेकिन अगर मगर तो उर्दू का वर्ड है। वी नीड टू डिफाइन समथिंग इन आवर लैंग्वेज जो हम सी प्लस प्लस पढ़ रहे हैं। तो in C++, you have a special reserved word that is known as if. If word is a reserved word. क्या मतलब reserved word है? Reserved word का मतलब ये है कि you cannot define a variable with the name if. मैं सर क्यों नहीं कर सकते? इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि if का काम already defined है by the maybe the one who made C++. He wanted to do something. अगर आप उसी मेमोरी को assume करते हो कि इसका नाम if है तो there will be a clash. तो ठीक है, if is a reserved word, we'll use it for decision making. So how would we use it? You'll write if word and then in the braces you'll have your condition. Condition will always give us either true or false. There is no other possibility कि मेरी condition है, it will always return me a boolean value. Suppose if I have a file, I have a integer that has a 0 value, and I go in a if statement और मैं कह रहा हूँ कि if की ब्रेसिस के अंदर सिर्फ वैल्यू जो रिटर्न होती है वो क्या है? एक बूलियन वैल्यू है। इफ आई राइट अ वैल्यू x की जगह क्या आ जाएगा? उसकी जो वैल्यू है इस केस में क्या है? 0। मेरा क्वेश्चन है आपसे कि हेलो प्रिंट होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियसली हेलो प्रिंट नहीं होगा क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि इफ एज अ कंडीशन एंड यूल ओनली मूव इनटू द कोड पार्ट ऑफ योर इफ स्टेटमेंट इफ एंड ओनली इफ योर कंडीशन गिव्स यू अ ट्रू वैल्यू। कि मेरी जो कंडीशन है हियर इट मस्ट रिटर्न मी अ ट्रू वैल्यू so that the code block that is inside my curly braces will execute. If I get answer that is false from the condition, will skip the if block. कि मेरा कोड का जो इस रेड डॉट से स्टार्ट होगा that will skip the body of if statement
and move to the lines that are below that if block. So let's do an example. If I have a variable that has a value of 6, and I have a condition that is saying that if the value is less than 10, you have to output hello. तो मुझे आउटपुट पे हेलो प्रिंट हो जाएगा, जैसे शो हो रहा है. क्यों हो रहा है? लेट्स ब्रेक डाउन दिस द प्रोग्राम. आपका एक मेन में एक वेरिएबल बनाया मैंने जिसकी वैल्यू 6 दे दी है, इनिशियलाइज 6 कर दिया मैंने उसको. इफ स्टेटमेंट में कंडीशन के पार्ट में आपको एक रिलेशनल ऑपरेटर पे दो वैल्यूज कंपेयर हो रही हैं. ये दोनों वैल्यूज या तो वेरिएबल्स भी हो सकती हैं या तो आम वैल्यूज भी हो सकती हैं, और एक वेरिएबल और एक वैल्यू हो सकता है. एक्स की जगह उसकी वैल्यू आ गई तो 6 इज लेस देन 10. ट्रू बात है. अगर ट्रू बात हुई तो मैं क्या कह रहा हूँ कि इफ की बॉडी में आ जाओ. तो हम आगे, और बॉडी में एक ही स्टेटमेंट थी जो कि आपको कह रही थी हेलो प्रिंट करा दो. तो मुझे हेलो प्रिंट हो गया. आई होप इफ इज क्लियर. सिमिलरली हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि इफ कंडीशंस डिसीजंस आर बेसिकली अगर और मगर की कहानियां. हम अगर इफ को कहते हैं अगर, तो देयर मस्ट बी एन पार्ट दैट इंडिकेट्स मगर. आई वुड कॉल दैट मगर पार्ट एज एन एल्स स्टेटमेंट, कि आपके हर इफ के साथ एक एल्स होता है. इफ एक्सेप्ट्स अ कंडीशन बट एल्स डज नॉट एक्सेप्ट्स अ कंडीशन. आपको इस कोड ब्लॉक से सिंटेक्स नजर आ रहा होगा. इफ है, इफ की कंडीशन में आनी है, इफ की कंडीशन के बाद उसका कोड ब्लॉक आना है, और वो जब ब्रेसेस कर्ली ब्रेसेस एंड होंगे, इमीडिएटली आफ्टर इट वी कैन ऐड एन एल्स पार्ट. एल्स पार्ट का सिंटेक्स देख लेना. एल्स पार्ट का एल्स का कीवर्ड आता है, इट्स अगेन अ रिजर्व वर्ड, कि मतलब हम इसका वेरिएबल बना नहीं सकते, और एल्स की ब्रेसेस स्टार्ट हो जाती हैं. पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसके अंदर कुछ चेंजेस करते हैं, और मैं आपको कहता हूं कि अगर आपका इफ ब्लॉक है एंड यू ओनली हैव वन स्टेटमेंट इन इट, तो यू कैन स्किप द कर्ली ब्रेसेस. इट विल वर्क कंप्लीटली फाइन. आउटपुट में नजर आ रहा है. सिमिलरली इफ माय एल्स ब्लॉक हैज ओनली वन स्टेटमेंट, वी कैन स्किप द पार्ट ऑफ कर्ली ब्रेसेस एज वेल. कि अगर मेरी x की वैल्यू 11 हो जाती है, तो अब मुझे आउटपुट पे एल्स हेलो शो हो रहा है. ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है. अगर आपकी इफ स्टेटमेंट आ रही है और उसके बाद कोई कर्ली ब्रेसेस नहीं आ रही है, तो दैट्स नॉट अ एरर, बट इट्स अ लॉजिकली करेक्ट स्टेटमेंट. सिंटेक्स भी ठीक है. इट मे आल्सो बी अरेंज लाइक दैट, कि आपका इफ लिखा हुआ है और उसके बाद इमीडिएटली एक स्टेटमेंट आ गई है. याद रखना, एक स्टेटमेंट टर्मिनेट होती है विद अ सेमीकोलन. सिमिलरली अगर मैं प्रोग्राम एक लिखता हूँ, मैं कहता हूँ कि आज एक कैरेक्टर टाइप के मैं बना लेता हूँ var1, इसको वैल्यू दे देता हूँ a, और मैं इफ ब्लॉक में आगे कहता हूँ इफ var1 इज इक्वल टू a, और आपकी आसानी के लिए मैं इसको इनपुट ले लेता हूँ. सेंस बन रही है? हाँ बन रही है, कंप्लीटली फाइन. तो मैं अगर इनपुट में var1 की वैल्यू कैपिटल A लेता हूँ, मुझे आप बताएं कि आउटपुट क्या होगा. आउटपुट विल बी कैरेक्टर इज नॉट A. इसके पीछे रीजनिंग क्या है? अगर हमने जैसे साथ में आपको पढ़ाया कि ASCII टेबल हैज अ यूनिक
number or digit assigned to every key on the keyboard. Capital A is not equal to small a. C++ is case sensitive language. पेपर में सवाल आता है कि आपको ए स्मॉल ए दे देते हैं और कैपिटल ए पे आपसे पूछ लेते हैं कि आर दे बोथ इक्वल और नॉट. तो हम इस प्रोग्राम में यूँ भी कर सकते हैं कि हम मल्टीपल इफ स्टेटमेंट्स लगा दें. इफ मैं कहता हूँ इफ var1 इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल बी, आप सी आउट कर दो बी कैरेक्टर. हम एक चीज देख लेते हैं कि आपके प्रोग्राम का कंट्रोल कैसे चलना है. कंट्रोल ने स्टार्ट होना है मेन से. मेन पे एक कैरेक्टर वेरिएबल बनना है और उसकी इनपुट ले लेनी है हमने. इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, इफ वेरिएबल 1 की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी और वो इज इक्वल टू ऑपरेटर के साथ ए के साथ कंपेयर होगी. याद रखना कंडीशनल ऑपरेटर में हमें सिर्फ 2 वैल्यूज मिल सकती हैं एज अ रिटर्न वैल्यू कंडीशन में, या तो ट्रू या तो फॉल्स. बुलियन जैसे जवाद ने पढ़ाया, पहले फर्स्ट इफ ब्लॉक इवैल्यूएट होगा. अगर ट्रू हो जाता है तो उसके अंदर जो कोड लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, एल्स का पार्ट स्किप हो जाएगा. बट अगर वो फॉल्स हो जाता है तो नीचे आएंगे. नीचे हमने देखा एक और इमीडिएटली आफ्टर उसके एक और इफ ब्लॉक है, उसकी कंडीशन इवैल्यूएट होगी. अगर ट्रू होगा तो कोड चलेगा, नहीं तो कोड बॉडी स्किप हो जाएगी. नेक्स्ट ब्लॉक इफ वेरिएबल इज इक्वल टू ए. अगर हम जो इनपुट देती है वो इक्वल टू ए होती तो हमें ए कैरेक्टर आ जाएगा, वरना स्किप हो जाएगा और रिटर्न में हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है. तो हम इसको चलाते हैं और आई एंटर अ बी वैल्यू, तो मुझे आउटपुट में मिल जाता है बी कैरेक्टर. तो ये वाला बॉडी स्किप हो गया और इस पे हमारी कंडीशन ट्रू हो रही थी तो हमारा ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया. याद रखना ये जो नीचे वाला है ये स्किप नहीं हुआ, ये भी इवैल्यूएट हुआ था, इसकी कंडीशन हमें फॉल्स मिली. बट यू वांट टू जस्ट रन वन पार्ट और स्किप ऑल दोस, तो उसके लिए हमारे पास है इफ एल्सिफ ब्लॉक. इफ एल्सिफ ब्लॉक क्या होता है? इफ एल्सिफ ब्लॉक इस तरह चलता है कि आपकी पहली कंडीशन इफ की इवैल्यूएट होती है. इफ इट इज नॉट ट्रू विल गो टू द इफ एल्सिफ ब्लॉक, इफ एल्सिफ पार्ट. उसके बाद अगर एल्सिफ की कंडीशन भी नॉट ट्रू होती है तो हम उसके नीचे देखेंगे. अगर उधर एक मजीद एल्सिफ हुआ तो विल इवैल्यूएट दैट कंडीशन, नहीं तो एल्स पे चले जाएंगे. फर्ज करो कि मेरा फर्स्ट ब्लॉक जो था इफ कंडीशन. फर्ज करो मेरी ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो विल मूव टूवर्ड्स द एल्सिफ पार्ट. एल्सिफ पार्ट में मेरी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमारा जो इसकी बॉडी में कोड है वो एग्जीक्यूट होना है और बाकी सारा कोड स्किप हो जाएगा. याद रखना इफ ब्लॉक्स में ये नहीं हो रहा था. इफ ब्लॉक्स में क्या हो रहा था, आपका पहला इफ पहले इवैल्यूएट होता था, फिर उसके नीचे वाला इफ ब्लॉक इवैल्यूएट होता था, उसके बाद उसके नीचे जो होता था और उसके बाद जो नीचे होता था, जब तक आपका कोड चलता था. लेकिन इफ एल्सिफ और एल्स में क्या हो रहा है कि आपका इफ या फिर एल्सिफ या कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो रही है, उसके जितना भी कोड है वो सारा इवैल्यूएट ही नहीं होगा. विल जस्ट रन दैट कोड बॉडी और कोड चलने लग जाएगा. भाई तो समझ आई? कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं. I have a program Okay, right here. we have some questions. Um, if we use more than one execute हो सकती statements? If में more than one execute हो सकती statements? हाँ बिल्कुल. if में more than one statements execute हो सकती हैं only if you have those curly braces on. अगर आपकी curly braces on नहीं है तो क्या होगा? It will only execute the first statement और नीचे को as a simple code block वो treat करेगा. इंपॉर्टेंट याद रखना कि अगर आपके ड्राई रन में कोड में अगर आपके पास एक इफ की कंडीशन आती है उसके बाद कर्ली ब्रेसेस नहीं है
तो वो इफ वाली स्टेटमेंट विल ओनली अफेक्ट द इमीडिएट स्टेटमेंट, उसके बाद अगर मल्टीपल स्टेटमेंट है उस पर अफेक्ट नहीं करेगा। हमारे लिए लाजमी है कि अगर कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो कोड है दैट विल बी अफेक्टेड बाय द इफ स्टेटमेंट। तो आई होप दैट विल आंसर योर क्वेश्चन। Okay, any other questions that we have for Atif? Or should we move on? लेट्स मूव ऑन। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है। We have we'll try another to question. Mhm. We have if else and if else if में क्या difference? अच्छा, इफ एल्स इफ और इफ एल्स में क्या फर्क है? इफ एल्स में हमारे पास कोड के दो दो पॉइंट्स हैं। जैसे एक या तो इफ कंडीशन है, एक इफ ब्लॉक है आपके पास, और उसके बाद अगर ये चीज फॉल्स आपको रिटर्न करी है तो जो चीज भी आपके एल्स में लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट हो जाती है कि ब्लॉक ऑफ कोड इफ कंडीशन इज फॉल्स। कंडीशन ट्रू हो रही है तो इफ का ब्लॉक चलेगा और एल्स स्किप हो जाएगा। जबकि अगर आपकी कंडीशन फॉल्स हो रही है तो क्या होगा, आपका एल्स ब्लॉक चलेगा और इफ में तो वैसे स्किप हो गया। बट इन केस ऑफ इफ एल्स इफ में क्या होता है, आपका कोड ब्लॉक एक को स्किप करके दूसरे पे नहीं जाता है, सीधा एल्स पे नहीं जाता है। आपका इफ की कंडीशन चेक इवैल्यूएट होगी, अगर ट्रू हुई तो इफ का कोड ब्लॉक चलेगा और बाकी सब स्किप हो जाएगा। अगर आपकी इफ की कंडीशन फॉल्स होती है फर्स्ट करो, तो हम एल्स पे डायरेक्टली नहीं जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम पहले एल्स इफ की कंडीशन पे जा रहे हैं, उसको इवैल्यूएट कर रहे हैं। अगर वो हमें ट्रू देता है तो हम उसके अंदर जो कोड लिखा हुआ है उसको एग्जीक्यूट करेंगे और जो बाकी नीचे है उसको हम स्किप कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका ये भी फॉल्स हो जाता है तो आप एल्स इफ पे जाते हो, जो थर्ड कंडीशन है उसने एग्जीक्यूट होना है और एल्स ने स्किप हो जाना है। इधर क्वेश्चन आता है, सर अगर सारे इफ एल्स इफ फॉल्स हो जाते हैं तो अब क्या होगा? अब अगर सब कुछ आपका फॉल्स हो रहा है तो आपके पास एक और ब्लॉक है जिसका नाम है एल्स। जब आपका बाकी सारा कोड फॉल्स रिटर्न कर रहा है तो एल्स का काम है कि अगर ऊपर सब कुछ फॉल्स हो गए तो अब इसने चलना है। तो आई होप दिस विल आंसर योर क्वेश्चन। तो स्पीड अप करते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। हम एग्जांपल्स कर रहे थे, तो दिस इज द क्वेश्चन कि जो मुझे कहता है कि एक इंटीजर नंबर लो एंड आई एम आस्क्ड टू इनपुट अ इंटीजर, एंटर इंटीजर। आई एंटर एनी नंबर, फर्स्ट करो मैंने 11 ले लिया। तो लेट्स मूव टुवर्ड द कोड और देखते हैं कैसे एग्जीक्यूट होगा। नंबर में मेरे पास 11 वैल्यू आ गई, असाइन हो गई। 11 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, यू एंटर्ड अ पॉजिटिव इंटीजर और आगे नंबर आ जाएगा। व्हाट इफ आई डिडंट ऐड 11 एंड आई एडेड -11, तो क्या होता? -11 इज लेस देन 0, ठीक है, बट स्टार्ट करते ऊपर से कि -11 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन फॉल्स। हमने पढ़ा है कि अगर इफ का ब्लॉक फॉल्स हो रहा है तो आपने मूव किस पे करना है? एल्सिफ पे। एल्सिफ पे आ गए हम। एल्सिफ में आपके नंबर की वैल्यू डलेगी जो कि फॉर माय केस इज -11। -11 इज लेस देन 0, हाँ ट्रू, कंडीशन ट्रू होगी। तो आपका जो यू एंटर्ड अ नेगेटिव नंबर आपके डिस्प्ले पे शो हो जाएगा और आगे आपका नंबर शो हो जाएगा। व्हाट इफ और एल्स स्किप हो जाएगा, ऐसे ही है। व्हाट इफ आई एंटर अ नंबर दैट इज नॉट अ नेगेटिव नंबर, नॉट अ पॉजिटिव नंबर, फॉर एग्जाम्पल 0। तो is 0 is greater than 0? Obviously no. Is 0 is less than 0? Obviously no. जब मेरा if else if सब कुछ false हो रहा है तो मेरे पास एक ही स्टेटमेंट रह जाती है जो कि है else ब्लॉक के ऊपर। if else if जब भी false हो रहे हैं तो एक ही ब्लॉक में चलना है जिसका नाम है else। तो you entered 0 मेरे पास आउटपुट हो जाएगी। याद है कि हमारे पास ये एक सिंगल स्टेटमेंट है एंड आई कैन स्किप द ब्रेसेस फॉर इट। you entered 0 आ गया। I hope this clears your concept for if, else, if and else. अब हम एक if else if के साथ एक काम ये कर सकते हैं
वी कुड नेस्ट इफ स्टेटमेंट्स। एक स्टेटमेंट इफ के अंदर हम एक और इफ स्टेटमेंट ले आए। दिस इज अ मेजर कॉन्सेप्ट, ये पेपर्स में बहुत दफा आता है, शायद आपके में भी आएगा। और लास्ट टाइम मिड वन में आया था कि आप व्हाट इफ योर कोड हैज वन इफ ब्लॉक एंड हैज अ नेस्टेड इफ ब्लॉक इन इट। नेस्टेड का मतलब क्या, कि एक इफ ब्लॉक के अंदर एक और इफ ब्लॉक, और मे बी एल्स इफ के ब्लॉक के अंदर मजीद इफ एंड एल्स इफ ब्लॉक्स के a selection structure within another selection structure. It is always legal to nest if else statements within another if or else block. कि मैं एक if या else if के ब्लॉक या else के ब्लॉक के अंदर मजीद कंडीशंस लगा सकता हूँ। मेरे पास एग्जांपल है, हम उससे समझते हैं कि मेरे पास एग्जांपल है जो मेरे से पूछती है कि आपके अटेंडेंस और आपके स्कोर के ऊपर आपसे ग्रेड पूछते हैं। तो आई जस्ट आस्क द यूजर फॉर देयर स्कोर एंड देयर अटेंडेंट क्लासेस। याद रखना, स्कोर एक इंटीजर है और अटेंडेंट क्लासेस एक बुलियन है। बुलियन का मतलब क्या, कि इसके पास टोटल दो स्टेटमेंट्स आ सकती हैं, दो रिटर्न वैल्यूज आ सकती हैं, या तो ट्रू या तो फॉल्स, या तो जीरो या तो वन, या तो यस या तो नो। तो हाँ देखें, मेरे पास दो चीज़ें, एक स्कोर है और एक अटेंडेंट क्लासेस का वेरिएबल है। मैं यूज़र से पूछता हूँ कि एंटर योर स्कोर आउट ऑफ 100, और वो एंटर कर देता है और मुझे बता देता है कि हाँ मैंने क्लास ली थी या नहीं ली थी। तो मेरे इफ स्टेटमेंट के अंदर क्या आता है, आई स्टार्ट एन इफ स्टेटमेंट और मैं स्कोर को डालता हूँ, उसको रिलेशनल ऑपरेटर के साथ कंपेयर कर लेता हूँ 90 के साथ। अगर मेरा स्कोर 90 से ज़्यादा है, कि तुमने इनपुट कर दी 99 आई गेस, तो क्या होगा, दिस कंडीशन विल बी ट्रू। जब कंडीशन ट्रू होती है तो हम कहते थे विल मूव इनटू द इफ ब्लॉक। ब्लॉक में एंटर कर गए, इफ ब्लॉक में एंटर हुआ तो मुझे क्या नजर आता है कि अंदर एक और इफ ब्लॉक है, विच इज कम्प्लीटली फाइन। हमने बात की थी कि यू कैन नेस्ट इफ एल्स इफ्स विद इन द अदर कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। तो आप एंटर हो गए, एंटर आपको नजर आया कि इफ अटेंडेंट क्लासेस। तो मैंने इनपुट में बोला था हाँ आपने क्लास ली भी थी और मेरा स्कोर था 99। अगर मेरा स्कोर 90 से ग्रेटर हो, ये कंडीशन भी ट्रू, और उसके अंदर जो नेस्टेड कंडीशन हो वो भी ट्रू हो, तो मुझे आउटपुट पे क्या शो हो जाएगा, द स्टूडेंट गॉट एन ए विद एन एक्सीलेंट अटेंडेंस। अगर फर्ज करो कि मैं क्लास में नहीं था और मेरा स्कोर 99 आया, तो मुझे ए ग्रेड असाइन हुआ, बट विद एन अटेंडेंस नीड इम्प्रूवमेंट का मैसेज शो हो गया। आई होप दैट्स क्लियर। फॉर एग्जाम्पल लेट्स चेंज द सिनेरियो। मेरे पास, मैं नालायक बच्चा था और मेरे 89 आए, तो इज 89 ग्रेटर देन और इक्वल टू 90? नो, ऑब्वियसली नो। if ये कंडीशन फॉल्स हुई तो विल मूव टुवर्ड्स द एल्स इफ कंडीशन। एल्स इफ पे आ गया मैं, एल्स इफ में मेरे से वो पूछ रहा है कि आपका स्कोर, इज योर स्कोर ग्रेटर देन और इक्वल टू 80? तो हाँ मेरा स्कोर 89 था, दैट इज ग्रेटर देन 80, तो मेरी कंडीशन ट्रू होगी। याद रखना मैं अभी भी क्लासरूम में से एब्सेंट था, तो मेरी ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो मेरा इफ ब्लॉक स्किप हो जाएगा एंड विल मूव टुवर्ड्स द एल्स ब्लॉक। याद है, जब एल्स इफ ना हो तो विल मूव टुवर्ड्स द एल्स ब्लॉक, अगर एल्स इफ है तो विल चेक एल्स ब्लॉक, मतलब एल्स इफ ब्लॉक देन विल मूव टुवर्ड्स द एल्स ब्लॉक। तो ये लाजमी नहीं है कि हम हर इफ के साथ एल्स दें, आई कुड स्किप इट, तो मसला नहीं आएगा। चले, तो आई एम स्टिल एब्सेंट फ्रॉम द क्लास और मेरे 89 मार्क्स हैं। इफ स्टेटमेंट ट्रू हुई बट नेस्टेड इफ फॉल्स हो गया, तो मेरी एल्स स्टेटमेंट चलेगी एंड आई विल गेट अ मैसेज दैट विल शो कि यू गॉट अ बी ग्रेड एंड योर अटेंडेंस शुड बी बेटर। इसी तरह अगर मेरे स्कोर 60 होते, फर्ज करो कि व्हाट इफ माय स्कोर वाज 60
and I was present in all classes. If is 60 greater than 90? No, obviously false. So I'll skip this if block and I'll move towards the else if blocks. तो else if block में मुझे पूछ रहा है कि your score is greater than 80? नहीं सर, मेरा स्कोर तो 60 है. तो I'll skip the else if block as well क्योंकि कंडीशन false हो रही है. Then it is asking me कि क्या आपका स्कोर 70 से ग्रेटर है? तो obviously no, मेरा 60 है यार. तो else if block भी skip हो जाएगा. I'll get no output in this case. Let's run it and check कि मेरे मार्क 60 थे और मैं अटेंडेंस सारी क्लास में था. तो I don't get any output. I hope that's clear. Any questions? Bool means and उसका purpose. Bool means a boolean value. Iman Ali, boolean means it will only return you two values. One may be a true and the other one is false. Decisions आपके basically दो पे हो सकते हैं ना. You have a proposition. It will be only answered in either a true or a false. All right. Any more there- questions? There's another question that is can we use logical and or in a single condition? Yes, you can. फर्ज करो कि मेरे पास एक वेरिएबल है कैरेक्टर, दो वेरिएबल्स हैं and I assign them some value where one is equal to a and where two is equal to b. तो क्वेश्चन आपका कि क्या सर आप एक इफ कंडीशन के ब्लॉक में आप दो लॉजिकल ऑपरेटर इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं? तो यस, इसका जवाब है हम कर सकते हैं. मेरा इफ स्टेटमेंट है एंड आई एम सेइंग कि अगर मेरा वेरिएबल 1 इज इक्वल टू a एंड वेरिएबल 2 इज इक्वल टू b, तो ये किससे चल रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो लेफ्ट साइड पे कंडीशन होती है वो इवैल्यूएट होगी, फिर एंड गेट आएगा. एंड गेट हमें याद रखना है कि लॉजिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल एंड तभी काम करता है जब दोनों स्टेटमेंट्स या ऑल स्टेटमेंट्स आर ट्रू. कि मेरी कंडीशन ये तभी ट्रू मुझे रिटर्न करेगी जब मेरे दोनों कंडीशंस एंड की लेफ्ट और राइट साइड वाले ट्रू होंगे. सिमिलरली आपके पास और गेट होता है, और गेट होता है. और गेट क्या करता है? और गेट करता है कि आपका इधर लेफ्ट और राइट कोई भी एक कंडीशन अगर आपकी ट्रू हो जाती है तो आपको रिटर्न कर देता है ट्रू, नहीं तो फॉल्स. इधर एक इशू आता है कि इफ आई एम एडिंग और गेट और एंड गेट, which statement would be executed first, लेफ्ट वाली या राइट वाली? Any guesses? तो ये आपने याद रखना है कि हमेशा आपकी फर्स्ट वाली स्टेटमेंट पहले एग्जीक्यूट होगी, पहले वो चेक होगी, और अगर एंड गेट आगे तो प्रोवाइडेड कि आपकी जो लेफ्ट वाली जो फर्स्ट स्टेटमेंट थी वो आपको ट्रू रिटर्न कर रही है, तभी आपकी जो सेकंड स्टेटमेंट होगी जो एंड गेट पे राइट साइड पे होगी वो चलेगी. दिस इज अ ट्रिक, एक याद रखना है इसको, कॉन्सेप्चुअल थिंग है. फर्स्ट करो अगर मेरा और गेट होता तो हमारी ये प्रॉब्लम आती ही नहीं. एंड गेट के लिए स्पेसिफिसिटी है कि आपकी सेकंड कंडीशन तभी चेक होगी जब आपकी लेफ्ट वाली फर्स्ट कंडीशन ट्रू होगी, वरना वो आपको एकदम से रिटर्न कर देता है 0. Yes, no, you can. You can also extend it and write or variable equal to c. That is also correct. Any other questions that we have? No. I think that concludes our sessions for today, right, Adif? Do you have any? I just मेरे पास दो पास पेपर के क्वेश्चन हैं. Let's just solve them and just Okay, end this wonderful. session. We'll solve them Mhm. and then we can move on. This is a past paper exercise from your 2020 mid one.
इसमें है कि आपके पास एक डेल्टा वेरिएबल है जो इंटीजर टाइप का, और आपके पास एक एक्स वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 3 है, और हमने मॉडुलर ऑपरेटर को इस्तेमाल करते करते डेल्टा की वैल्यू अपडेट करनी है। डेल्टा इनिशियली 0 है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेल्टा इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 3। इफ x मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 1, तो 3 मॉडुलाई 2 होता क्या, 1 होता है, तो मेरी कंडीशन ट्रू हो जाती है। तो डेल्टा में जो उसकी पुरानी वैल्यू थी उसके अंदर ऐड हो जाएगा x। x क्या था मेरे पास 3, तो 0 प्लस 3 क्या होता है 3, जो कि मेरा अब डेल्टा है। और x के अंदर एक वैल्यू ऐड कर दो, x की न्यू वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। आगे मूव करते हैं कि अगर आपकी इफ ब्लॉक में 4 मॉडुलाई 2 होता है तो आंसर क्या आता है 4 मॉडुलाई 2 में रिमाइंडर आपको ऑलवेज 0 आता है, तो कंडीशन ट्रू होगी हमारी। कंडीशन ट्रू हो जाए तो वी विल मूव टुवर्ड द इमीडिएट नेक्स्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट मैंने बोला था कि आपके सेमीकोलन से डिफाइन होता है, और रिमेंबर यहाँ पे हमारे पास कोई भी कर्ली ब्रेसेस नहीं है, तो इफ विल ओनली अफेक्ट द इमीडिएट स्टेटमेंट आफ्टर द इफ कंडीशन। तो डेल्टा में पहले वैल्यू क्या थी 3 थी, 3 प्लस एक्स 3 प्लस 4 will give you 7 inside the delta, and x will be updated to 5। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या हो रहा है कि 5 मॉडुलाई 2 इज ऑब्वियसली 1, क्योंकि एक इवन ऑड नंबर को इवन से हम अगर मॉडुलाई लें तो आपको हमेशा रिमाइंडर आता है, तो वी विल नॉट मूव इनटू द इफ ब्लॉक। ऑल्सो आ गया, एंड इन द लास्ट स्टेटमेंट विल जस्ट आउटपुट द वैल्यू ऑफ डेल्टा, जो कि मेरे केस में 7 है। Similarly, there's another question that has some nested ifs in it, और ये 2021 के पेपर में था। इसमें क्या हो रहा है कि मैं 3 वेरिएबल्स बना रहा हूँ, उनको कुछ वैल्यू दे रहा हूँ, i को 5 दे रहा हूँ, j को 3 दे रहा हूँ और k को 7 दे रहा हूँ। और मेरे पहले ब्लॉक में आ जाता है कि इज 5 लेस देन 3, तो यहाँ था मुझे फॉल्स। जब फॉल्स होगा तो आई हैव टू स्किप दिस इफ ब्लॉक। जब इफ ब्लॉक स्किप हो गया और मेरे पास एल्स इफ नहीं है, तो मैं एल्स पे जाऊंगा। एल्स ब्लॉक में क्या है कि मेरा j इज ग्रेटर देन 5, j की वैल्यू है 3 इज ग्रेटर देन k की वैल्यू 7 थी, तो ये आपको रिटर्न कर रहा है फॉल्स वैल्यू। अगर फॉल्स है तो आई हैव टू स्किप दिस इफ ब्लॉक और मूव टुवर्ड्स द एल्स स्टेटमेंट। एल्स स्टेटमेंट में क्या कह रहे हैं कि i की जो वैल्यू थी इज इक्वल टू k की वैल्यू मेरे पास क्या है 7, तो i की वैल्यू भी 7 हो जाएगी। और सी आउट में मुझे लास्ट में की वैल्यू निकालेंगे, जो i की वैल्यू 7 होगी, j की वैल्यू 3 होगी और k की वैल्यू 5 होगी। तो आई होप दैट्स क्लियर। इसी के साथ मेरा इफ का ब्लॉक का पार्ट एंड होता है। खदीजा, ऑन टू यू। आप लोगों से पूछना था कि आप लोगों में से कितने लोग हैं जिन्होंने बिटवाइज ऑपरेटर्स समझने हैं। सो आप चैट में लिख दें कि कितने लोगों ने समझने हैं। नूर हो गए बस, आप स्टार्ट बिकॉज आपके मेरे ख्याल से प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में मेरे ख्याल से आपके आ रहे होंगे।
Thank you so much, Adil, for your session. Um, Salman will be taking over for a bit for bitwise operators, right, Salman? Yes. Okay, and then we can conclude our session. Do please fill the feedback form that I provided for the recording. And other than that, we wish you the best of luck for the sessions. अच्छा, okay, so moving on with bitwise operators. सबसे पहली चीज़ तो मैं आप लोगों को पहले बता दूं कि bitwise operators सिर्फ और सिर्फ आपके integer values और character values पे आपके अप्लाई होते हैं. They are not applied on float and decimal. तो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद, और इसमें आपको सबसे पहली चीज़ आपकी ना डेसिमल टू बाइनरी की जो कन्वर्जन होगी वो आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए. तो बिटवाइज ऑपरेटर्स हमारे पास 4 किस्म के होते हैं, एंड, और, एक्सॉर, नॉट, लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट. सो आपके पास कोड स्निपेट मैं आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूँ. साथ साथ सबसे पहली चीज़ जो हम करेंगे दैट ऑपरेंड्स इसमें यूज़ होते हैं एंड ऑपिक ऑपरेटर होता है. देयर आर 1 or 2 ऑपरेंड्स एंड 1 ऑपरेटर. ऑपरेटर हमारे पास कितने हैं टाइप के हैं? 5. एंड, और, एक्सॉर, नॉट, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट. सॉरी, इट मेक्स इट 6. तो सबसे पहली चीज we will declare some values. Integer a is equal to 60, int अच्छा. मेरे साथ साथ क्योंकि बिटवाइज ऑपरेटर का मकसद ये है कि इन लोगों का काम सिर्फ बाइनरी कन्वर्जन के लिए बहुत ज़रूरी होती है. तो सबसे पहले हम 60 की बाइनरी कौन बताएगा मुझे? साथ साथ अपने पेपर्स या फिर नोट पैड साथ रखें क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है. बाइनरी कन्वर्जन और डेसिमल कन्वर्जन और वाइस वर्सा. 60 की बाइनरी क्या है? सिक्सटी की बाइनरी 00 11 11 00. एंड फॉर 13 की बाइनरी क्या होगी हमारे पास? 00 0 11 0. और एक हम वेरिएबल डिसाइड कर लेते हैं जिसके अंदर हम इसको स्टोर करेंगे. सबसे पहले यूजिंग बिटवाइज एंड. सबसे पहले आपको ट्रुथ टेबल आपको एंड का पता होना चाहिए. दिस इज अ ट्रुथ टेबल फॉर एंड. नाउ अगर मैं c इज इक्वल टू एंड a and b, मैं करूँ c out and c go. तो what will basically happen that a और b के दरमियान ये डेसिमल नंबर्स होंगे. आपके पीछे बैक एंड के अंदर these will be converted into binary bits and इनके दरमियान एंड ऑपरेशन परफॉर्म होगा. सो एंड ऑपरेशन परफॉर्म होगा. दिस विल गिव, अगर आप इसका रिजल्ट नोट डाउन करें, 0 0 का एंड किया 0 0, ये भी 0, ये आपका पूरा 0 आ जाएगा. 0 0 0 0 1 1 0 0, which will make 0 0 0 0 1 1 0 0. एंड when you convert it back, this binary को अगर आप convert करें वापस डेसिमल की फॉर्म, तो आपको मिलेगा आंसर 12. So if I just execute this code, you guys, ये अभी किधर picture? I don't know why the compiler is not working at the moment. Rija, can you spot any error?
me I don't think so मेरी कोई गलती की नहीं इधर हाँ सॉरी आपने इनको ब्रैकेट में करना होता है आपके पास इसका आंसर 12 आएगा B1101 do you spot any error I don't think so मतलब इधर कुछ है ये चल गया ठीक है सो एज यू कैन सी 12 हमारे पास आउटपुट आ गई है कोई चीज़ समझ नहीं है कोई क्वेश्चन है Mohammad Noor sir we did 1 star 2 1 star 2 XOR 2 star 2 XOR 3 plus 1 इधर हमने अभी ये तो नहीं किया मोहम्मद नूर what are you talking about हम 8 plus 4 equal 12 नहीं हमने ये नहीं किया Yeah, हमने he's basically asking कि बाइनरी में 2 raised to power 2 वाली पोजीशन into I think that's what you're asking, right? हाँ यस उस तरह पोजीशंस में हम उसको अगर लेके चलेंगे Yes. उस तरह अगर आप उस टेबल को रखें ना तो उस तरह भी किया जा सकता है यस तो अगर एंड समझ आ गया तो फिर आई शुड मूव ऑन विद और ठीक है यूजिंग बिटवाइज और ऑपरेटर अगर मैं करूँ C A and B अच्छा for people just for clarification the truth table for OR is here अगर हम इन दोनों के ऊपर और ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे ये हमें क्या देगा 1 0 1 1 1 1 0 0 हमारे पास एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या आना चाहिए 0 0 1 1 1 1 0 1 और अगर मैं इसको सी आउट करूं मैं कमेंट कर देता हूँ तो हमारे पास आउटपुट आना चाहिए और का 61 बिकॉज आपने इसका ये बाइनरी 61 को रिप्रेजेंट करता है नाउ और समझ में आ गया सबको यस मोहम्मद नूर मुझे आपकी बात समझ आ गई थी 2 की पावर्स होती हैं आपके पास जो बिट पोजीशन होती है दैट इज रिप्रेजेंटिंग अ 2 की पावर इन अ वे और आप उसको ऐड ऑन करते जाते हैं मल्टीप्लाइंग जो आपकी बिट वैल्यू होती है नाउ मूविंग ऑन विद यूजिंग XOR ऑपरेटर अगर मैं XOR ऑपरेटर करूं मैं सबसे पहले आपको XOR का मैंने टेबल डाला है मैं XOR का टेबल डाल देता हूँ ये आपको हेल्प आउट करेंगे अगर आपको इनकी टेबल्स की वैल्यूज याद होंगी ना और अगर आप किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करें and perform any operation and or XOR between them you will be easily able to deduce the result for this. And for this specific case आप जब इनके दरमियान XOR ऑपरेशन करेंगे इन दो बाइनरी के दरमियान तो you will get this result and this is 49 in our case so I'll comment this I'll print C over here execute the code and we get 49 अब कुछ लोगों को ना थोड़ा सा क्या कहते हैं नॉट ऑपरेटर की समझ नहीं आती नॉट ऑपरेटर में क्या करना चाहिए बिकॉज इट्स टूज कॉम्प्लीमेंट की रिप्रेजेंटेशन होती है लेकिन इसमें मुझे जहाँ तक लगता है जहाँ तक मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ इसमें इट्स व्हाट इज बेसिकली इधर हो क्या रहा है इज जस्ट लाइक अगर आप ये करें नॉट ऑपरेटर लगा दें तो इट विल बी -a+1 बस अगर मेरे पास a का 10 पड़ा हुआ है a के अंदर मेरे पास वैल्यू 10 पड़ी सपोज करिए मेरे पास a की वैल्यू पड़ी है 61
61 पे नॉट ऑपरेटर लगाया, 60 इधर में ब्रैकेट के अंदर 60+1 61 माइनस लगाया -61, ये आपका नॉट ऑपरेटर करता है। टूज कॉम्प्लीमेंट्स के अंदर जो बात अंदर चली जाती है, फिर आप उसको कैलकुलेशन पे परफॉर्म करते रहें, दैट इज ऑल्सो अ वेरी टेक्निकल वे, बट आपके पास पेपर में ना टाइम नहीं होता इन सबको कैलकुलेट करने का, क्योंकि 1 घंटे का पीएफ का सेशनल हो और आपने 1 घंटे का सब कुछ करना है, तो आई वुड सजेस्ट दैट आप गो फॉर द शॉर्टकट्स, गो फॉर द स्मार्ट थिंग्स। और मैं इसको आपका आउटपुट दिखा देता हूँ इसका -61। अच्छा, अब सबसे जो मोस्टली सबसे जो सबसे ज़्यादा मोस्टली पेपर्स में आते हैं, दैट इज बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट। पहले मैं बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट से स्टार्ट करूंगा। बेसिकली इसमें ये होता है कि सपोज करें मैंने ए नंबर लिया, मेरा ए था, मेरी ए की बाइनरी ये थी 00 11 11 00। तो बेसिकली इसमें ये होता है कि लेफ्ट शिफ्ट का मतलब है आपने जो बिट्स है ना सारी लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करनी है। तो व्हाट्स इस, अगर मैं इधर आप वेरिएबल ले सकते हैं, यहाँ पे भी वेरिएबल ले सकते हैं, लेकिन जो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म होगी वो आपके लेफ्ट वाले ऑपरेंड पे होगी, एंड द राइट साइड पे जो भी वैल्यू होगी, जो भी ऑपरेंड होगा, आप उतने बिट्स वो वहाँ पे शिफ्ट होगा। सपोजिटली अगर मैं बताऊँ 00 11 11 00, आपका इसमें से लेफ्ट शिफ्ट करें तो ये 2 zeros यहाँ पे डिस्कार्ड हो जाएंगे और आपके राइट साइड पे ना 2 zeros मजीद अपेंड हो जाएंगे, और आपका ये 1 1 इधर चला जाएगा। बेसिकली आपके पास ये वैल्यू आ गई, और इसकी जो वैल्यू है अगर इस बाइनरी की इन डेसिमल इज 240। लेफ्ट शिफ्ट समझ आ गई, क्योंकि लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट दोनों ट्रिकी से हैं। हाँ, लेफ्ट शिफ्ट में आपकी वैल्यू ओवरफ्लो कर सकती हैं, आपके पास अनसाइंड भी आ सकते हैं, आपके पास में वी कैन देयर आर सिनेरियोज कि आपकी लेफ्ट शिफ्ट में और राइट शिफ्ट में आपके पास ऐसे बिट्स आ जाएं जिसमें वो कि नॉर्मल रेंज में ना आ रहे हो साइंड और इनसाइंड नंबर्स की। अच्छा नूर, आपने बोला था सर, ये रिपीट कर दें, आप किस पार्ट की बात कर रहे थे? शॉर्ट ट्रिक फॉर कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, शॉर्ट ट्रिक फॉर कॉम्प्लीमेंट ये है कि आपके पास सपोज करें कि आपने नॉट ऑपरेशन परफॉर्म करना है किसी नंबर के अंदर, तो आपके पास कोई भी नंबर है, तो आपने क्या कहते हैं नॉट ऑपरेशन परफॉर्म करना है किसी भी नंबर के ऊपर। सपोज करें, अगर मैं सपोज करें पहले मैंने 60 के ऊपर किया था ना, अब मैं 13 के ऊपर करता हूँ। अगर मैं नॉट करता हूँ बी, तो बेसिकली हैपेंस कि 2 कॉम्प्लीमेंट्स में जाके उसके रिप्रेजेंटेशन करना और फिर इसको रिड्यूस करना, आप ये कर सकते हैं, आप उस नंबर को में 1 ऐड कर दें और उसका नेगेटिव नंबर ले लें, बस इतनी सी। लेफ्ट शिफ्ट मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होती है। हाँ, आपके बेसिकली आप यूज केसेस लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट के बहुत हो सकते हैं, क्योंकि आप एक नंबर को शिफ्ट करते हैं तो उसमें एक मल्टीपल उसका एक, आई डोंट रियली रिकॉल दैट, बट वी विल फाइंड आउट लेटर ऑन। राइट शिफ्ट में भी क्या है, आपकी डिवीजन हो जाती है नंबर की, लेफ्ट शिफ्ट में आपकी मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। यस, एनी मोर क्वेश्चंस में मैं राइट शिफ्ट का एक एग्जांपल आपको वो दिखा दूं। Then I'll move on with the right shift. So basically इसमें जो it's just like left shift,
में बेसिकली ये होता है कि आपका जो नंबर है निस्बत लेफ्ट शिफ्ट में होता है कि आप लेफ्ट नंबर से जितने नंबर ऑफ शिफ्ट करने हैं आप उतने नंबर आप बिट्स आप मूव कर देते हैं अपने बाइनरी नंबर को, और आप उसके ऑपोजिट साइड पे उतने जीरोस डिपेंड कर देते हैं। लेकिन राइट शिफ्ट के केस में आप राइट साइड पे नंबर्स को शिफ्ट करते हैं